ओके, चलिए स्टार्ट करें क्लास। ओके, चलिए बात कर रहे थे हम लोग सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स की। इसी के ऊपर आते हैं सीधा। हाँ जी, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे और उसका आज अंतिम क्लास है। इस लास्ट क्लास के बाद में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आपका खत्म हो जाएगा और इसके बाद में हम लोग कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी तक के टॉपिक्स में जो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, या जो नए बच्चे हो वो लोग भी बदल सुन लो। अभी तक हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बातें कर रहे थे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मतलब आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में हम लोग जो स्टार्ट किए थे वो बेसिकली 1857 से कर दिए थे, लेकिन हमने अपने प्रीवियस क्लास में, एक्स्ट्रा क्लास में रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर कर दिया था, है ना। अब कुछ वॉर्स वगैरह बचे हुए हैं तो वो मैंने बताया था, वो सारे वॉर्स में साथ में पढ़ाऊंगा आपको, है ना। तो सारे वॉर्स, चाहे प्लासी की लड़ाई हो, बक्सर की लड़ाई हो, पानीपत की लड़ाई हो, या ऐसी कोई भी मिसलिनियस लड़ाइयाँ हैं, वो सब हम लोग एक साथ बात कर लेंगे डिटेल में। अभी फिलहाल सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, चाहे प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो, चाहे मेंस एग्जामिनेशन हो, या फिर इंटरव्यू में ही क्यों ना हो, ये बहुत सारे व्यक्तित्व पे क्वेश्चन आपसे लगातार आते रहते हैं। चाहे वो आंदोलन के नाम पूछ लेगा आपसे, या फिर उन व्यक्तित्व के नाम पूछ लेगा जो व्यक्तित्व से आंदोलन रिलेट करता है। ठीक है, तो इन आंदोलनों के अंदर जो हम लोग को चर्चा करनी है, वो चर्चा बेसिकली अब आगे बढ़ के आ गई है तीसरे पोर्शन के ऊपर। ठीक है, 4 फेज हैं इन आंदोलनों के टोटल। उन 4 फेज में से 2 फेज हम लोग कवर कर चुके हैं। 2 फेज में कौन कौन सा फेज कवर किया है? एक 1850 से पूर्व के आंदोलन हमने कवर किए, कि 1850 से पूर्व के आंदोलन कौन कौन से थे उनकी चर्चा करी, और उसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद के आंदोलनों की चर्चा यहाँ पे की गई। अब तीसरा फेज जो इसका है वो है यहाँ पे मुस्लिमों के और सिख या अन्य धर्मों के आंदोलन। ठीक है, ये भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का ही पार्ट है, क्योंकि जो भी अभी तक हमने धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़े, उन धार्मिक सुधार आंदोलनों में अभी तक मुस्लिम समाज, सिख समाज या पारसी समाज या ऐसे समुदाय का नाम नहीं आया था। अभी वो आंदोलन सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज से रिलेटेड थे, या हिंदू धर्म के सुधार से रिलेटेड वो आंदोलन हुआ करते थे। ठीक है, अभी ये आंदोलन बेसिकली है, जो भी आंदोलन है वो मुस्लिमों से रिलेटेड इन आंदोलनों की बात करेंगे कि भारत के अंदर मुस्लिम धर्म या मुस्लिम पक्ष के लोगों ने किन तरीके के आंदोलन भारत में चलाए। अब ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ धार्मिक आंदोलनों की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात जुड़ी हुई है साथ में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। मतलब ऐसे धार्मिक आंदोलन जरूर हुए होंगे कुछ ना कुछ जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसने धर्म के साथ साथ में समाज में भी सुधार किए होंगे, है ना। तो धर्म के साथ समाज में सुधार हुए ऐसे आंदोलन ही मुख्य रूप से आपके सिलेबस का पार्ट बने, उन्हीं आंदोलनों की ये चर्चा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आंदोलन जो है वो वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन मुस्लिम धर्म का एक बड़ा और बहुत ही व्यापक आंदोलन के तौर पर जाना जाता है। इस धर्म आंदोलन की शुरुआत भारत से नहीं मानी जाती। ठीक है, ये धर्म आंदोलन की शुरुआत भारत से नहीं मानी जाती है। ये धर्म आंदोलन की शुरुआत अरब के देशों से मानी जाती है, या फिर सऊदी के इलाके के पूरे जो नेता थे वो नेता इसके अंदर कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले करते हैं, तब जाके ये आंदोलन यहाँ पे शुरू होता है। तो वहाबी आंदोलन जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, इसके अंदर जो शब्द वहाबी है या वहाबिज्म की जो बात हो रही है यहाँ पे, ये इस्लाम का एक सेक्ट है। ठीक है, क्या है ये? इस्लाम का एक सेक्ट है। जिस तरीके से हर धर्म और संप्रदाय में कुछ ना कुछ डिवीजन सेक्ट्स के हुए, वैसे ही इस्लाम में भी कुछ सेक्ट के डिवीजन हुए। जैसे अगर हम लोग बात करें बुद्धिज्म, जैनिज्म या हिंदुइज्म, हर धर्म में आप लोग डिवीजन ऑफ सेक्ट
देखते हो, चाहे श्वेतांबर दिगंबर के फॉर्म में देख लोगे आप, है ना, चाहे फिर आप ये देख लोगे कि हिंदू धर्म में वैष्णविज्म और शैविज्म के आधार पर है, मतलब वैष्णववाद या शैववाद इसके आधार पर डिवीजन हुआ है। ऐसे इस्लाम में शिया और सुन्नी मत के बीच में एक डिवीजन देखने को मिलता है। तो शिया संप्रदाय और सुन्नी संप्रदाय के बीच का ये डिवीजन है। वहाबी जो आता है वो सुन्नी संप्रदाय के एक और सब डिवीजन का पार्ट है, ठीक है। सुन्नी संप्रदाय के एक और सब डिवीजन का पार्ट क्या है, वहाबिज्म या वहाबी जिसको बोला जाता है। तो इसका जो शुरुआत हुई थी वो बेसिकली अरब के देशों से, जैसा मैंने बताया आपको शुरुआत हुई थी, और अरब में भी इस आंदोलन को शुरू करने में जिनका नाम आता है वो है अरब के अब्दुल वहाब, ठीक है। अरब में अब्दुल वहाब जो थे उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया था और इस आंदोलन को वहीं से स्टार्ट माना जाता है। यह आंदोलन अरब में शुरू हुआ था। अरब से इस आंदोलन की नींव धीरे 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 भारत के दिल्ली के क्षेत्र के अंदर आई। हाँ चल, हाँ अभी तो पढ़ा रहे हैं, सुन लो, अभी लिखना शुरू कर दिए, लिख लेना आराम से, क्या दिक्कत, सुन तो लो पहले। तो वहाबी आंदोलन के अंदर बेसिकली जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये आंदोलन कोई भारतीय आंदोलन की नींव नहीं है, ना ये भारत के अंदर शुरू होने वाला आंदोलन है। इस आंदोलनों की जड़ें कहीं ना कहीं अरब के देशों से या अरब कंट्रीज से देखने को मिलती है, ठीक है। तो अरब के देशों के अंदर ये आंदोलन चलने वाला एक आंदोलन है जो शुरू किसने किया था, अब्दुल वहाब ने इस आंदोलन को शुरू किया था। दिल्ली के अंदर ये आंदोलन एंटर करता है, दिल्ली के अंदर ये आंदोलन आता है और दिल्ली के अंदर ये आंदोलन जो है शाह वलीउल्लाह इसको लेके आते हैं। आंदोलन के लीडर्स, आंदोलन का नाम और आंदोलन का समय, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। तो जब भी हम कोई आंदोलन की चर्चा करते हैं तो जितने भी पुराने आंदोलन मैंने आपको बताए उसके अंदर मैं बार बार आपको यही चीज बताता हुआ आ रहा हूँ कि समय सीमा क्या है, आंदोलन का नाम क्या है और आंदोलन के नेता कौन कौन है, ठीक है। तो आंदोलन के नेताओं की बात करें तो अब्दुल वहाब और दिल्ली के संत शाह वलीउल्लाह इसके आंदोलन के नेता हैं। ये भारत के अंदर आंदोलन के नेता की बात करी जाए तो शाह वलीउल्लाह का नाम आ जाएगा, अरब के अंदर इनके नेता की बात करी जाए तो क्या नाम आ जाएगा, अब्दुल वहाब नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंदोलन इस तरीके से समझना। लेकिन भारत के अंदर इस आंदोलन की जो जड़ें हैं वो बेसिकली और मजबूत करने में जो योगदान जाता है वो योगदान देखिए, ठीक है। अब से क्या कर रहे हो, देख के लिखियो। और मुझे लगा मेरा क्यों तो मेरी तरह शर्ट पहन के मैं क्या करूं सर, आप मेरी तरह पहन के आए, मैं पहले आ रहा हूं। पहले तो मैं खुला रहता है, खोल दो, हवा आती रहेगी। वहाबी आंदोलन इसकी चर्चा हो रही है, ठीक है। सबको बैठ जाओ और एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, इतना समय मैं नहीं दूंगा जो गैप आप लोग ले रहे हो, ठीक है। इतना समय नहीं दूंगा, कल से मैक्सिमम 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। क्लास शुरू हो जाएगा, अंदर से कुंडा मार दिया करूँगा, जो बाहर है वो बाहर रह जाएगा। फिर मत कहना मुझसे कि सर क्लास में अलाउ नहीं करना, क्योंकि बार बार होता है। जल्दी आ, जल्दी आ। कल से मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा, बता दे रहा हूँ। टाइम के पंक्चुअल हो जाइए आप लोग। ये ऐसा नहीं चलेगा कि क्लास के बाहर कोई भी दिखना चाहिए जब क्लास चल रहा हो, एकदम नहीं, ठीक है। और कल से मैं अलाउ नहीं करूँगा, बिल्कुल क्लास बंद कर दिया करो। देखो वहाबी आंदोलन की बात चल रही है। वहाबी आंदोलन के अंदर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे वो इस आंदोलन की चर्चा कर रहे थे। कोई भी एक धार्मिक आंदोलन का पार्ट नहीं है, ये सामाजिक और धार्मिक दोनों तरीके के आंदोलन इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो जब हम लोग सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं तो समाज में सुधार की बात होती है, जब धार्मिक आंदोलन की बात करते हैं तो धर्म में सुधार की बात होती है। वहाबी आंदोलन एक धर्म के आंदोलन के तौर पर शुरू हुआ था, जो अरब में शुरू हुआ था, जिसको अब्दुल वहाब ने शुरू किया था। और दिल्ली में यह आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, संत शाह वलीउल्लाह के द्वारा यहाँ दिल्ली के अंदर शुरू किया गया। तो ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली के अंदर ही नहीं, कई जगह पे भारत के अलग अलग इलाकों के अंदर फैलना शुरू होता है। अब वो कई अलग अलग इलाके क्या है भारत के अंदर, उन इलाकों के नाम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे बॉम्बे, बंगाल, यूपी और हैदराबाद के जो आसपास के ये सब इलाके हैं, इन इलाकों में ये आंदोलन चला। ये तो हो गई फैक्चुअल चीजें जो इस आंदोलन से रिलेटेड हैं। अब इस आंदोलन से रिलेटेड आपके मेंस ओरिएंटेड क्या काम आ सकती हैं चीजें,
उसकी चर्चा थोड़ी सी देख लो। जब भी वहाबी आंदोलन की बात होगी तो वहाबी आंदोलन समाज में किस तरीके के परिवर्तन की बात करता है, उसमें पहला पॉइंट ये है कि सामाजिक तौर पर इन्होंने जो कुरान के अंदर, कुरान जो रिलीजियस टेक्स्ट है इस्लामिक तौर पर, उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे थे लगातार, उन चेंजेस को रोकने की बात की। ठीक है, अगर उन चेंजेस को रोका जाएगा तो इस्लाम जिस तरीके से है उसी तरीके से अगर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा तो शायद सामाजिक कुरीतियां उस धर्म से दूर हो जाएंगी। जैसा हम लोग अभी पीछे भी पढ़े थे कि अगर सिर्फ वेदों की ही चर्चा करते रहो, वेदों की ही बात करते रहो, तो क्या होगा, सामाजिक कुरीतियां उसके आगे वाले धर्मों के सिद्धांत के बेसिस पे धर्म में नहीं ऐड होंगी। ऐसे इन्होंने बोला ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस्लाम का वो कुरान है, कुरान के बाद की चीजों के ऊपर ध्यान ना दिया जाए, उससे क्या हुआ है, समाज में कुछ कुरीतियां डेवलप हो गई हैं। तो वो सामाजिक कुरीतियों को दूर करना जरूरी है। जैसे महिलाओं की शिक्षा को अब बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पहले महिलाओं की शिक्षा के ऊपर कहीं ना कहीं एक रोक लगी थी और एक रोक के बेसिस पे देखा जाता था, लेकिन अब महिलाओं को शिक्षा में बढ़ावा देने की बात इन लोग ने रखी। इन लोग ने ये बात रखी कि महिलाओं की शिक्षा के साथ साथ में जो बहुविवाह की प्रथा है, बहुविवाह प्रथा समझते हैं आप लोग, बहुविवाह प्रथा, एक से ज्यादा मैरिजेस की बात हो रही है, जो अभी पीछे भी हम लोग को सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में पड़े हुए, उसके लिए भी इन्होंने कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया था कि बहुविवाह की प्रथा आज के समाज के लिए उचित प्रथा नहीं मानी जाती है। अब ये देखो, ये है तो धर्म का हिस्सा एक तरीके से देखा जाए, लेकिन ये समाज की कुछ बुराइयों को दूर करने के लिए ये एक आंदोलन के तौर पर देश में चलाई जा रही है। इसके अलावा तीसरा आंदोलन का जो पार्ट था वो ये था, भारत के अंदर जो अंग्रेज हैं, वो अंग्रेज भारत के कुछ जो नॉर्मल लोग हैं उन लोगों के साथ में कुछ बुरे बर्ताव करते हैं। उन बुरे बर्तावों के खिलाफ हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। तो वहाबी आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य था कि जो भी ब्रिटिश एम्पायर है उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाना, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में लगातार ये लोग आंदोलन को सक्रिय रूप से चलाते रहे। जो ये 30 से 60 का फेज दिख रहा है, इस फेज में लगातार इनका आंदोलन चला है, जिसमें ये ब्रिटिशर्स की मुखालफत लगातार करते हुए दिखाई देते हैं। तो 3 मेजर ऑब्जेक्टिव बताए मैंने आपको। 3 मेजर ऑब्जेक्टिव में पहली बात हम लोग महिला की शिक्षा की करते हैं कि महिलाओं की शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा देने की बात करी है। दूसरी, बहुविवाह प्रथा, उसको रोकने की बात की है। और तीसरा, अंग्रेजों का अपोजिशन, मतलब अंग्रेज अगर किसी भी तरीके की भारतीय संस्कृति को या किसी भी तरीके की भारतीय शिक्षा को दबाने की कोशिश करेंगे या उनके राइट्स को दबाने की कोशिश करेंगे तो हम आंदोलन के रूप में उनके आगे खड़े रहेंगे। हाँ सर, का जो चलन चला आ रहा था, हाँ, तो सर हम देखते हैं कि अगर देखें वेदों में भी लिखा है वो उस समय भी, तो सर ये कैसे मतलब पता चला कि ये एक कुरीति है समाज की। इस तरह अगर हम देखें युग में जैसा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी सर राजा रामचंद्र जी की बात कर रहे हैं तो उनकी भी उनकी तो एक ही थी। मैं अभी बोलने वाला था जैसे श्री कृष्ण की बात कर रहे थे, तो सर ये मतलब कैसे पता चला समाज को कि ये कुरीति है? देखो, या बाल विवाह जो है एक कुरीति है। हाँ, क्योंकि सर हम अगर अपना इतिहास देखेंगे तो सर इसमें ये कुरीति नहीं दिखाई गई है। उसको सर किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं या ये आजकल के लोगों का इतिहास लिखा हुआ है उसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, बताते हैं चलो इसके बाद। अब आप देखोगे समाज के अंदर कुरीतियों के तौर पर बाल विवाह, बहु विवाह या फिर चाइल्ड मैरिजेस जिसको कहते हैं हम लोग, ऐसे तमाम चीज़ें कुरीति के तौर पर देखी जा रही हैं और देखी जानी भी चाहिए। लॉजिक है इसके पीछे बहुत बड़ा। पहले के लोगों की जो आप बात करो, जिनके एग्जाम्पल्स दे रहे हो आप, वो एग्जाम्पल्स यहाँ पे और आज के लोगों के साथ में देना उचित इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि पहले के लोग और आज के लोगों का रहन सहन, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था हर तरीके से अलग थी और आज के समाज का पूर्ण रूप से रवैया चेंज हो चुका है। पहले की बात करें तो वॉर्स होते थे, क्या होती थी? लड़ाइयाँ, वॉर्स होते थे। वॉर्स जब हुआ करते थे या लड़ाइयाँ जब हुआ करती थी तो लड़ाइयों में पार्टिसिपेट कौन करता था? पुरुष वर्ग करता था। पूर्ण रूप से पुरुष वर्ग ही फाइट्स वगैरह जो भी लड़ाइयाँ होती थी उसमें पार्टिसिपेट करता था। महिलाएं कभी भी फाइट्स में या फिर वॉर फील्ड में नहीं जाया करती थी, होता था ऐसा। तो घर के अंदर महिलाएं रहती थी। वॉर फील्ड्स में मारे जाने वाले लोगों में भी कौन होगा? पुरुष वर्ग ही होगा। तो वो पुरुष वर्ग ही जिसकी हत्या भी हो रही है, जो वॉर फील्ड में लगातार है, ऐसे पुरुष वर्ग का लगातार जो रेशियो डिक्रीज हो रहा था, उसकी वजह से इस प्रथा को कहीं ना कहीं प्रचलन में लाया गया कि एक महिला अगर विधवा हो जाती है, एक महिला अगर
पूरी तरीके से अपाहिजी हो गई वो, जब उसके पास में कोई सोर्स ऐसा बचा नहीं कि उसका हस्बैंड जो है वॉर फील्ड में जाके मारा गया, तो उस महिला को ये अनुमति दे दी गई या ये आज़ादी दे दी गई कि अगर वॉर फील्ड के अंदर या ऐसी जगहों पर आपके कोई भी अगर आपके पति मारे जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, दूसरा विवाह कर सकते हो। इससे क्या होगा, एक सामाजिक संतुलन बना रहेगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज रिड्यूस हो जाएंगी और जो भी एक्सप्लॉयटेशन है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा। तो ये उस समय की अगर हम बात करें तब की चर्चाएं करें तो उस हिसाब से बहु विवाह को कह देना उचित माना जा सकता है। ऐसी चाइल्ड मैरिजेस भी होती थी, पिता गए वहां पे वॉर के लिए, उनकी मृत्यु हो गई, कल को आके बेटी का विवाह कौन करेगा, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, अपने रहते रहते जीते जी क्या करा, बेटी का विवाह कर दिया, है ना। तो वो एक जिम्मेदारी के तौर पर उसको कहीं ना कहीं कर दिया करते थे। लेकिन ये सारी प्रथाएं आज के समय में या इस समय में जब हम लोग बात कर रहे हैं 19वीं शताब्दी में ऐसे कोई वॉर्स नहीं है जिस तरीके के वॉर्स हम लोग एंशिएंट या मेडिवल में पढ़ के आए। 19वीं शताब्दी तो एक आधुनिक युग है और उस आधुनिक युग में अगर एक बहुत बड़ा वॉर भी हो रहा है तो सबसे बड़े वॉर में एक वर्ल्ड वॉर ही है जिसको हमने पढ़ा है, वरना छिटपुट लड़ाइयाँ, प्लासी, बक्सर, ये कोई बहुत बड़े युद्ध थोड़ी है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ, इससे समाज के बहुत बड़े पॉपुलेशन पे एक बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। उस समय में अगर इसको बोला जाए तो हाँ, ये प्रथाएं उचित थी, इन प्रथाओं को कर लेना भी उचित था। लेकिन ये प्रथाएं जब आप आज के समय में लागू करने की कोशिश करोगे, जब ऑलरेडी आपके पॉपुलेशन रेशियो की अगर बात करो तो मेल की संख्या ज़्यादा है, फीमेल की संख्या कम है, जब हम इस समय की बात कर रहे हैं तो उस समय में आप कैसे अलाउ कर सकते हो कि एक पति की 4 बीवियां, 5 बीवियां या 2-3 बीवियां हों, है ना। तो इन प्रथाओं को इस तरीके से समाप्त करना शुरू किया। मतलब 2 कारण इसके अगर हम लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि समय का बदलाव और सेक्स रेशियो। हाँ बिल्कुल, समय का बदलाव और पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे कि हम बात कर रहे थे तो 21वीं सदी की बात, आज से 200 साल बाद अगर हम ये देखें कि वैवाहिक प्रचलन में ना हो, कुछ भी हो सकता है और ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे सेट हो रहे हैं भाई। अब देखो रोनाल्डो का एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन वो विवाह के बगैर आप कह रहे हो विवाह का प्रचलन खत्म हो जाएगा, तो मैंने कहा हो सकता है विवाह का प्रचलन नहीं, विवाह का प्रचलन खत्म हो सकता है, लेकिन आप कहो कि जो है आगे पॉपुलेशन बढ़ाने का प्रचलन खत्म हो जाए, ये तो नहीं खत्म होगा, वरना आगे चल के दुनिया कैसे चलेगी वो तो नहीं खत्म होने वाला, ठीक है। तो वो प्रचलन चलेगा लेकिन ये प्रचलन खत्म नहीं होगा, है ना। विवाह का एक कहीं ना कहीं लोग कल को मान लें कि विवाह करना ही अपने आप में एक कुरीति, ठीक है। इस समय देखा जा रहा है कि डिवोर्स के मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हाँ बताओ। तो सर ये भी फिर एक कुरीति के रूप में देखी जाएगी आने वाले सालों में। मैं वही तो कह रहा हूँ, विवाह को भी कल एक कुरीति माना जा सकता है और उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें एक कारण आप डाइवोर्स भी बोल रहे हो, ये रेशियो लगातार बढ़ेंगे तो लोग कहेंगे विवाह करना ही गलत है, इससे अच्छा तो इंडिपेंडेंट रहो। और सुप्रीम कोर्ट आज के समय में बहुत सारे ऐसे डिसीजन दे भी रहा है, लिव इन वाले डिसीजन दिए, लिव इन के बाद में उसने ये भी बोला है आपको राइट है, फंडामेंटल राइट है आपका ये, और फंडामेंटल राइट के साथ में ये भी है कि आपको अगर अपना पॉपुलेशन आगे बढ़ाना वो भी फंडामेंटल राइट है, विवाह करो चाहे ना करो, उचित अनुचित कहाँ है इसके अंदर। तो ये चीजें हो सकता है आगे चल के पॉपुलर हो जाए। हाँ किस पर तो डाइवोर्स होने का ज्यादा कारण महिलाओं को जिम्मेदार मान रहा हो। नहीं, इससे तो यही लगा मुझे जो आपने दिया तथ्य, उसके हिसाब से तो यही बात है। हाँ ठीक है, वो मिल रहा है उन्हें तो उसकी वजह से, और उनको अब नॉलेज हुई है कि गलत चीज़ें सही चीज़ों में एक डिफरेंस पता चला है, तो उसकी वजह से शायद वाद विवाद क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं, है ना। सब पूर्ण रूप से इस बात को सत्य नहीं कहा जा सकता, है ना, पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता इस चीज़ को सत्य। हाँ, ये कुछ हद तक इस चीज़ में कहीं ना कहीं बदलाव जिम्मेदार इसके लिए माना जाता है, ठीक है। फिलहाल ये मुद्दे बहुत सामाजिक मुद्दे हैं, है ना, इन मुद्दों को बढ़ते रहेंगे तो धार्मिक और सामाजिक मुद्दे छूट जाएंगे, है ना। तो ऐसे मुद्दों पे भी चर्चा करनी जरूरी है। फिलहाल वहाबी आंदोलन पे वापस आते हैं। वहाबी आंदोलन के मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि वहाबी आंदोलन की समय सीमा 30 से 60 तक का आंदोलन चला है। वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेताओं को आप लोग को नोट करना है, वहाबी आंदोलन के इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से थे वो नोट करना है। उसके बाद में 3 मेजर ऑब्जेक्टिव वहाबी आंदोलन के क्या थे ये सब आपको नोट करना है। चलो हेडिंग डालो वहाबी आंदोलन, और इसमें जितनी चीजें बताई है इन सबको नोट करो फटाक से। जिन्होंने अगर इस समय काल में नोट कर लिया है अच्छी बात है, वो लोग एक बार रिवाइज कर लो, बाकी लोग इसे नोट कर लो जल्दी से। वहाबी आंदोलन 1830 से 60,
नेता है सैयद अहमद बरेलवी। तो सैयद अहमद बरेलवी कहाँ के नेता है? रायबरेली के। ये मत समझ लेना बरेली के, ठीक है, रायबरेली के। सबसे पहले ये आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ? अरब से शुरू हुआ, ठीक है। अरब से आंदोलन चला और अरब से इस आंदोलन को चलाने वाले नेता अब्दुल वहाब है। दिल्ली में इस आंदोलन को पॉपुलर किया शाह वलीउल्लाह ने, ठीक है। और संपूर्ण भारत के अंदर इस आंदोलन को पूर्ण रूप से फैलाने वाले में जिनका नाम आता है वो है सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है। तो सैयद अहमद बरेलवी का नाम यहाँ पे आता है। तो ये वहाबी आंदोलन, और इसके प्रमुख केंद्र लिख लीजिए, जो केंद्र यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे बॉम्बे, बंगाल, यूपी, हैदराबाद। सेंट्रल प्रोविंसेस भी इसका पार्ट था। सेंट्रल प्रोविंसेस मतलब संयुक्त प्रांत की बात हो रही है, ठीक है। संयुक्त प्रांत भी इसका एक पार्ट था जहाँ पे यह आंदोलन सक्रिय रूप से चल रहा था, ठीक है। 3 ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव क्या बताया था? कुरान में हो रहे लगातार परिवर्तनों को रोकने के लिए। कुरान में परिवर्तन रोकने के लिए, चलो वो तो धार्मिक रूप से हो गया। मैंने सामाजिक 3 परिवर्तन बताए थे, इनके ऑब्जेक्टिव थे। हाँ, पहला हमने बात की थी कि बहु विवाह जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाने की बात हुई, ठीक है। दूसरा, महिलाओं की शिक्षा की बात हुई। महिलाओं की शिक्षा को लेके ये बात की गई थी कि महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। और तीसरी बात, अंग्रेजों के प्रति या फिर उनके प्रति द्वेष रखना या उनका अपोजिशन करना, ठीक है, ये इनका तीसरा ऑब्जेक्टिव था, ठीक। ये 3 ऑब्जेक्टिव के साथ में वहाबी आंदोलन भारत के अंदर सक्रिय रूप से चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़े। पूरे स्टैंजा नोट मत किया करो, बस जितना बताएं उसको शॉर्ट में नोट कर दिया करो, ठीक है। नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। नोट्स बिल्कुल भी आपकी कॉपी में तुरंत के तुरंत मिलने चाहिए जब भी कभी भी चेकिंग हो जाए, ठीक है। अगला देखिए, फराजी आंदोलन, ठीक है। फराजी आंदोलन 1838 से 48 तक चलने वाले आंदोलन का नाम है फराजी आंदोलन। अगेन फिर मेन आंदोलन की बात आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में उसके इंपॉर्टेंट नेता पता होना चाहिए। 2 नेता हैं, शरीयतुल्लाह खान और दादू मियां, ठीक है। ये 2 नेता हैं इसके प्रमुख जो फराजी आंदोलन से रिलेट करते हैं, ठीक है। शरीयतुल्लाह खान और दादू मियां, ठीक। तो देखिए यहाँ से शुरू हो जाती है बात। जो पहला ही स्टैंजा लिखा हुआ है इसके अंदर, ये भी आंदोलन सरकार विरोधी आंदोलन था, ठीक है। ये इसके नेता मुस्लिम पक्ष के थे और ये आंदोलन शुरू किया गया था सरकार विरोधी आंदोलन के तौर पर शुरू किया गया था। सरकार विरोधी आंदोलन मतलब बेसिकली ब्रिटिशर्स की जो करप्ट एक्टिविटीज हैं या ब्रिटिशर्स जो समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं उसके अगेंस्ट में एक अभियान चलाना, ठीक है। जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, जैसे आप लोग आगे चल के पढ़ोगे, नील खेती के लेके भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के लिए एक विरोध के तौर पर चंपारण आंदोलन चलाया था, ठीक है। गांधी जी ने जिसका नेतृत्व किया था। तो इस समय में भी नील की खेती या बगान मालिक जो थे उस समय, उनको अंग्रेज गलत तरीके से नील की खेती या बगान मालिकों को उस खेती को उगाने के लिए बोला करते थे और उनके ऊपर जबरन टैक्स लगाने की बात किया करते थे। तो इस पक्ष के कुछ नेताओं ने क्या करा, उनके प्रति आंदोलन को यहाँ पे पूर्ण रूप से चलाने का कार्य किया। इसके अंदर धार्मिकता की अगर बात की जाए तो धार्मिकता सिर्फ इतनी है कि इसके दोनों नेता कौन है, मुस्लिम पक्ष के नेता है। वरना इसके अंदर जो बात की गई है वो किस रूप में की गई है, पूर्ण रूप से सामाजिक परिवर्तन को लेकर इसमें बात की गई है, ठीक है। और इसके भी इम्पोर्टेंट जो एरियाज है उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। जो नीचे एरियाज लिखे हुए, क्षेत्र लिखे हुए, उन क्षेत्रों को भी मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आंदोलन आगे चल के आप लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में जब देखोगे तो मैच द फॉलोइंग्स में दिख जाएगा कि मैच द फॉलोइंग्स में कौन से एरिया में फराजी आंदोलन उस समय पॉपुलर है, ठीक है। ढाका, फरीदपुर, बारिसर, मेमनसिंह और कोबला, ठीक है। बेसिकली महाराष्ट्र के एरिया के अंदर भी ये ज्यादा पॉपुलर था। और बंगाल, महाराष्ट्र और बंगाल, अगर आपको कुछ इसमें रेक्टिफाई करना है तो महाराष्ट्र और बंगाल के एरियाज के अंदर इस आंदोलन को पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं माना जाता है, यह आंदोलन चला हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो अगली चर्चा करेंगे, अगली चर्चा बेसिकली इसके बाद आ जाती है कलकत्ता की मोहम्मडन साहित्यिक सोसाइटी, ठीक है। कलकत्ता की मोहम्मडन साहित्यिक सोसाइटी यहाँ पे आ जाती है, इसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे हम लोग। बैठ जाओ, मैनेज कर लो अभी थोड़ा सा।
और लो बैलेंसिंग जगह थी। हाँ, और क्या सिंह लगा हुआ तो क्या कोई आदमी ही हो? ठीक है, ऊपर मतलब कहाँ ऊपर ले जाओ इसे? यहीं से तो शुरू हुआ है, यहीं से तो शुरू हुआ है, यहीं से हुआ है। और ऊपर करके अभी तो मैंने वो पढ़ाया भी नहीं है। अब मैं पढ़ाऊंगा तो सुन लो फिर लिखना, ठीक है? चलो अगला, कलकत्ता की मोहम्मदन साहित्य सोसाइटी है, ठीक है? बेसिकली इस सोसाइटी को लिटरेचर या साहित्य के लिए बनाया गया था, ठीक है? तो लिटरेचर या साहित्य के दौर की इसके अंदर चर्चाएं की जा रही है। आ जाओ शिफ्ट हो जाओ। थोड़ा बता दें, लिख लेना आराम से, पहले सुन लिया करो फिर लिखा करो, है? सेम तरीके की शर्ट पहन के आए थे, मतलब ये नहीं कुछ भी बोलो। ठीक है, तो देखिए इस सोसाइटी का जो ऑब्जेक्टिव था वो बेसिकली आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना या मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा देना। मॉडर्न एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं वो मॉडर्न एजुकेशन के अंदर अब बात होगी तमाम जो भी प्रथाएं होती थी उन प्रथाओं को खत्म करने की। जैसे प्रथा हम लोग वावी आंदोलन में भी बात कर रहे थे कि वावी आंदोलन में भी बहुविवाह जैसी प्रथा को समाप्त करने की बात हुई थी। ये आंदोलन भी कहीं ना कहीं उससे ही रिलेट करता है। इस आंदोलन के अंदर भी यही बात की गई है कि इस आंदोलन के अंदर सबसे पहले लोगों के अंदर आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। जब आधुनिक शिक्षा लोगों के अंदर आएगी, आधुनिक शिक्षा लोगों तक पहुंचेगी, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, वो होगा समाज के अंदर बहुत सारी जो कहीं ना कहीं एविल्स हैं या समाज के अंदर बुराइयां हैं वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। जब एजुकेशन लोग लेना शुरू करेंगे, यहाँ जब भी आधुनिक शिक्षा की बात हो रही है, एक बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि आधुनिक शिक्षा का यहाँ मतलब सीधा सीधा कहीं ना कहीं ब्रिटिश शिक्षा से है, ठीक है? ब्रिटिश एजुकेशन से जब भी आधुनिक शिक्षा की बात आ रही है तो ब्रिटिश एजुकेशन से, क्योंकि इस समय दो ही पक्ष थे उस समय शिक्षा के। एक शिक्षा होती थी आपकी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम होता था और एक होता था मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। जब भी इंडियन या भारतीय शिक्षा की बात करते थे तो भारतीय शिक्षा के अंदर शिक्षाओं का वर्गीकरण दो पार्ट में किया जाता है। एक पार्ट होता है हिंदू शिक्षा प्रणाली और एक पार्ट होता है मुस्लिम शिक्षा प्रणाली। जब हिंदू शिक्षा प्रणाली की बात आती है तो वहां पे एंशिएंट इतिहास को पूरा पढ़ाया जाता था, गुप्ता के काल को पढ़ाया जाता था, मौर्य के काल को पढ़ाया जाता था या फिर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाया जाता था। ये हिंदू शिक्षा का वर्गीकरण हो गया। और जब मुस्लिम शिक्षा का वर्गीकरण की बात करते हैं तो वहां पे मेडिवल इतिहास को पढ़ाया जाता था, जैसे दिल्ली सल्तनत के शासकों के बारे में पढ़ा दिया, मुगलों के बारे में पढ़ा दिया और वहां कुरान या फिर शरीयत की कुछ शिक्षाएं लोगों को देना शुरू कर दी। ये मुस्लिम शिक्षा का वर्गीकरण था, ठीक है? ये वर्गीकरण से हटके लोग अब कहां आ रहे थे? आधुनिक शिक्षा पे आ रहे थे। आधुनिक शिक्षा क्या? ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो एजुकेशन सिस्टम ही है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो और डिटेल में समझाऊंगा। तो ये जब भी आधुनिक शिक्षा की बात आ रही है तो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को एडॉप्ट करने की बात हो रही है, क्योंकि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के अंदर ना वो प्राचीन इतिहास की ग्लोरी कर रहे हैं कि प्राचीन इतिहास में इतने महान शासक थे, इन्होंने पूरी दुनिया को परिवर्तित करके रख दिया, ना मध्यकालीन की बात कर रहे हैं कि मुगल इतने महान थे या फिर जो भी है उस समय में दिल्ली शासक बहुत महान हुआ करते थे। बोले ये सब है ही नहीं। ग्लोरीफाई उन्होंने कर दिया आधुनिक प्रणाली को। आधुनिक प्रणाली का मतलब अपने यहाँ के ब्रिटिश जो लोग हुआ करते थे, महारानी, महाराजा, प्रिंस, उन लोगों को ग्लोरीफाई करना शुरू किया वहां पे, और साथ साथ में समाज के अंदर इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को मजबूत करना या लोगों को ऐसी शिक्षाएं देने के लिए प्रमोट किया। इस वजह से जब भी आप आधुनिक शिक्षा को देख रहे हो तो आधुनिक शिक्षा एक समाज में बहुत बड़े बदलाव की बात कर रही है। वो बात कर रही है कि समाज में आधुनिक शिक्षा के आधार पर सती प्रथा जैसी कोई कुप्रथा नहीं होनी चाहिए। वही आधुनिक शिक्षा बात कर रही है कि महिलाओं को भी शिक्षा मिलनी चाहिए पुरुषों के साथ साथ में। वही बात कर रही है कि बहुविवाह जैसी प्रथा को समाप्त हो जाना चाहिए। ऐसी कोई भी प्रथा भारत के अंदर अब नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? तो ये सब कलकत्ता की मोहम्मदन साहित्यिक सोसाइटी का पार्ट है जिसके अंदर इन सारी चीजों को आगे बढ़ाने की बात की गई थी। साथ ही साथ में हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर भी बहुत बल दिया गया था, उस पर भी जोर दिया गया था और यूनिफिकेशन की बात यहाँ पे की गई थी। इसका समय काल देखो क्या है, 1863
1863 का समय काल क्या कुछ बहुत बड़े आंदोलन के आसपास का काल दिखता है? 1857 का विद्रोह, और 1857 के विद्रोह के बाद में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी दिखाई देता था, डिवाइड एंड रूल बताया था। तो डिवाइड एंड रूल जब है, वो समय जब है, तो जो भी आंदोलन उस समय चलेंगे वो किसकी बात करेंगे? हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे। अब ये लॉजिक आपको खुद लगाना, हो सकता है ऐसा कोई आंदोलन और हो जो इसी समय काल में 1860 या 65 में चल रहा हो, तब उस आंदोलन की एक मुख्य विशेषता यही हो जाएगी कि वो आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर बन रहा हो। ठीक है, तो इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर बल दिया गया है, वो इसका भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अब नोट करो, जो तड़प रहे थे नोट करने की, 1863 में अब्दुल लतीफ, ठीक है, वो इसके लीडर हैं जिन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया था। अरे इतना ही है, वो है नहीं, इसका मान बुझा करोगे, तुम्हें दिख रहा है वो देवबंद लिखा हुआ है वहाँ, वो देवबंद का कलकत्ता की मोहम्मद दिख रही होगी तो इसकी जो जगह थी वो स्थान में मतलब प्रमुख है, कलकत्ता लिखा तो है, हुआ क्या? मैं तो अच्छा हूँ, तो नेगेटिव वर्जन कहाँ से आ गया? तभी कहते हैं ज्यादा नहीं बोला जाता, सोच समझ के बोला जाता। मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, कलकत्ता की मोहम्मदन साहित्यिक सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, अब आ गया दिमाग में, कलकत्ता में, हाँ कलकत्ता में इसका फॉर्म हुआ था, फॉर्मेशन। कल से हाइट के हिसाब से बैठाए तुम लोग को, हाइट के हिसाब से बैठाए नहीं? हाँ ये बात भी सही, चश्मे के हिसाब से बैठाना भी जरूरी है, पीछे वालों को दिखे ना उसकी वजह से। इसीलिए मैं सबसे आगे खड़ा हूँ। चलो आगे देखो, इसके देवबंद आंदोलन, ठीक है, ये है आगे, ठीक है, खुश हो गए तुम लोग? आगे बढ़ाते हैं, ये देवबंद आंदोलन, ठीक है। अब देवबंद आंदोलन की हम लोग को बात करनी है। बेसिकली देवबंद आंदोलन या फिर देवबंद एक इलाका है उत्तर प्रदेश का, जिसकी बात हम लोग करते हैं, कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो वो देवबंद एक क्रांति की जगह माना गया। वो क्रांति कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म में पुनरुत्थान की बात करता है, ठीक है, या इस्लाम धर्म के अंदर एक रिनंसिएशन की बात करता है, एक बड़ा परिवर्तन की बात करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दो सेक्ट डिवाइड हुए, एक सुन्नी मत का सेक्ट डिवाइड हुआ और एक शिया मत का सेक्ट डिवाइड हुआ। उसी सुन्नी मत के सेक्ट से एक और डिवीजन है, वो है देवबंद डिवीजन, ठीक है। अब देवबंद डिवीजन के लोग जो मानते थे, उनका मानना थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि देवबंद के लोग किस तरीके की सोच रखते थे या किस तरीके की प्रथाओं का चलन चलाते थे। अभी आप मध्यकालीन भारत में एक बहुत बड़ा जो है आंदोलन पढ़ोगे, जिसको सूफी आंदोलन बोला जाता है ना, सूफीवाद या सूफी आंदोलन। सूफीवाद या सूफी आंदोलन की जितनी भी परंपराएं थी, अब वो परंपराएं इस्लामिक परंपराएं हैं, ठीक है, अगर उसको देखा जाए, उन इस्लामिक परंपराओं का विरोध करते थे देवबंद आंदोलन के लोग। वो परंपराएं का विरोध करने का उनका मतलब ये था कि जो भी परंपराएं ये सब इजाद हुई हैं, ये सब ह्यूमन के द्वारा खुद इजाद की गई हैं, इसका धर्म से लेना देना कुछ भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से ऐसे तमाम आंदोलनों का विरोध करते थे, जो आंदोलन या जो भी सभ्यताएं बाद में कहीं ना कहीं नए तौर पर इजाद हो रही हैं। तो ऐसी तमाम प्रथाओं का विरोध करने के लिए देवबंद सोच के लोग या फिर देवबंद आइडियोलॉजी के लोग जाने जाते हैं। और देवबंद आइडियोलॉजी के लोग पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं एक संप्रदाय को पूर्ण रूप से विरोध करते हैं कि वो लोग हमारे संप्रदाय के अनुसार कार्य नहीं कर रहे, और हमारा संप्रदाय कानून के अनुसार कार्य करता है। और कानून कौन सा? कुरान का कानून। तो देवबंद के लोग मानते हैं कि बेसिकली जो भी आंदोलन अभी तक चले, उन आंदोलनों में सबसे बड़ा आंदोलन हमारा है,
क्योंकि हम प्रॉपर जो भी है कुरान और शरीयत की बात करते हैं। इन आंदोलनों को पैदा करने वाले दो लोग हैं जिन्होंने इसका जो है पूर्ण रूप से यहाँ पे इन आंदोलनों को चलाया। अब इनमें नाम मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही का आता है। ये नाम बहुत प्रचलित है, कई बार पूछा जा चुका है और एग्जाम में आता ही रहता है अक्सर, खास करके स्टेट एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो इन दो का नाम आप लोग एकदम रख लीजिए। देवबंद आंदोलन को स्टार्ट करने वाले नेता कौन थे? दो नेता, मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही। ठीक है, अब जितने भी आंदोलन इसके बाद में या इनके अलावा चलते थे, ये उन तमाम आंदोलनों का विरोध किया करते थे। ठीक है, जैसे अलीगढ़ आंदोलन भी अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे, इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन का भी विरोध किया। अभी मैंने आपको ये भी बताया कि एक वहाबी आंदोलन भी था पीछे, ये कहीं ना कहीं वहाबी आंदोलन के भी विरोधी रहे होंगे और ऐसी तमाम शिक्षाओं के भी विरोधी रहे होंगे जिसके अंदर सूफिज्म या सूफीवाद को भी बढ़ावा दिया जाता होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया धर्म के आधार पर, ये धार्मिक आधार पर आपने विरोध जताया और उसके अंदर चेंज करने की कोशिश करी। लेकिन धर्म के आधार के अलावा आपने सामाजिक आधार पर क्या परिवर्तन करने की कोशिश करी। ठीक है, तो सामाजिक आधार पर इनके परिवर्तन इसलिए प्रचलित है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा खेती किसकी होती है, कौन बताएगा? गन्ना और गेहूं, है ना, गन्ना और गेहूं। तो बेसिकली देवबंद आंदोलन या देवबंद के लोग जाने जाते हैं इन आंदोलन में खेती का जो भी प्रमाण था, खास करके गेहूं के लिए कहीं ना कहीं एक क्रांति लाने के तौर पर इनको जाना जाता है। कैसे? वो ऐसे जाना जाता है कि इस आंदोलन के जितने भी नेता थे, उन नेताओं ने सामाजिक तौर पर अपने जीवन की आर्थिक चीजों को बढ़ाने के लिए खेती के ऊपर निर्भर रहना लोगों को बताया। और खेती के ऊपर निर्भर रहना मतलब अगर आपको खेती के ऊपर निर्भर रहना है तो ब्रिटिश के चंगुल से निकलना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स जब तक खेती के ऊपर अपना अधिग्रहण रखेंगे तब तक भारतीय लोगों को उससे मुनाफा नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इन्होंने उस तरीके से विरोध जताना शुरू किया था। 1866 का ये आंदोलन है और ये आंदोलन 1866 से लेके आराम से 1920s तक चला है, 1920 मतलब 20वीं शताब्दी के दशक तक चला है। आज के समय में भी इस आंदोलन के रूप में कुछ ना कुछ दिखता रहता है, करंट में बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दो आती रहती हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस आंदोलन ने आगे चल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समर्थन दिया था। ठीक है, भारत के अंदर कुछ ही आंदोलन ऐसे हुए कि जिन आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उस समय समर्थन दिया था जब वो बनी थी। कई सारे आंदोलनों ने या फिर कई सारे लीडर्स ने बहुत बाद में जाके समर्थन देना कांग्रेस को शुरू किया। इनिशियल तौर पर इन सबका विरोध करते थे कहीं ना कहीं जो बड़े आंदोलनकारी हुआ करते थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये चीज महसूस हुई कि एक बड़े इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच पे अगर उनको नहीं लिया गया तो उससे उनका अस्तित्व मिटना शुरू हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल अभी अलीगढ़ मूवमेंट के तौर पे हम लोग पढ़ेंगे जिसमें सर सैयद अहमद खान की बात होने वाली है। ठीक है, फिलहाल देवबंद आंदोलन के लोग कांग्रेस के समर्थक थे और कांग्रेस को इन्होंने अपना समर्थन प्राप्त किया था जब कांग्रेस बनी थी 1885 के अंदर, उसका फॉर्मेशन हो। ठीक है, लिख लिया इसको, है ना, इसको तो लिख लिया, बहुत देर से बोल रहे थे। ये देखिए सर सैयद अहमद खान या फिर अलीगढ़ मूवमेंट के तौर पे इसको जाना जाता है। सबसे बड़ा मूवमेंट मुस्लिम समुदाय के अंदर इसको ही माना गया है। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन जिसको हम लोग कहते हैं। अलीगढ़ आंदोलन में सर सैयद अहमद खान का रोल है पूर्ण रूप से, उन्होंने ही इस आंदोलन को शुरू किया था। हालांकि ये आंदोलन बाद में भी चलता रहा, लेकिन जब तक सर सैयद अहमद खान जीवित रहे उन्होंने अपने विचारों को खोल के रखा और लोगों को हर तरीके से समाज के अंदर आई बुराइयां और मुस्लिम समाज के अंदर आई बुराइयों को दूर करने के सभी प्रयास किए। ठीक है, उन्होंने बेसिकली सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो मुस्लिम्स को दिया था, मुस्लिम समाज को दिया था, वो ये दिया था कि आधुनिक शिक्षा का बहिष्कार करने से बचें। सबसे पहला क्या दिया उन्होंने ऑब्जेक्टिव कि आधुनिक शिक्षा का बहिष्कार करने से बचे, क्योंकि ये वो समाज है जिस समाज के अंदर आप लोग देख रहे हो, मैंने दो शिक्षा प्रणाली बताई जिसमें अंग्रेजी शिक्षा का विरोध होता है। एक पक्ष पूरा भारत का विरोध कर रहा है अंग्रेजी शिक्षा का, लेकिन ये है इन्होंने बोला अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करो। अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करने से क्या होगा, आपके हाथों में अपने आप साइंस आ जाएगी, आपके हाथों में टेक्नोलॉजी आ जाएगी, आपके हाथों में आगे चल के देश को या समाज को बदलने की प्रवृत्ति खुद पैदा हो जाएगी। तो टेक्निकली वो चीजें पैदा हो सकती हैं, तो साइंस का समर्थन लेना बहुत जरूरी है।
और इन्होंने ये बात को बोला भी था कि जब तक आप एक हाथ में कुरान और एक हाथ में साइंस लेके नहीं चलोगे तब तक आप समाज में एक बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते। विशेषकर कौन से लोगों के लिए? मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के लिए। तो उनको ये इन्होंने पहला ही ऑब्जेक्टिव दिया था कि साइंस या फिर आधुनिक विज्ञान या फिर वैज्ञानिक ज्ञान जो है उसको प्राप्त करना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको अंग्रेजों की शिक्षा का समर्थन करना पड़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट इनका ये था। दूसरा पॉइंट इनका ये था कि आधुनिक शिक्षा का जब हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो एक क्लास के अंदर तमाम तरीके के पुरुष महिलाएं हर वर्ग के लोग बैठे हुए। अब ये इस्लामिक कहीं ना कहीं प्रथा थी कि एक क्लास के अंदर दो वर्ग के लोग नहीं बैठ सकते। ये हम लोग अपनी कल्चर संस्कृति में भी देखें, बहुत पुरानी संस्कृति में भी ये सब चला करता था, ये कक्षा के अंदर दोनों वर्ग के लोग नहीं बैठते थे। तो ये जो को एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ, इस को एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया इन्होंने इस्लामिक रिलीजन में। ठीक है, अभी हम लोग हिंदू रिलीजन में प्रमोशन किसने किया था इसकी बात कर चुके हैं ना, कल ही की थी। किसने किया था? हिंदू धर्म में प्रमोट किसने किया है को एजुकेशन को? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेरी गुड। स्वामी दयानंद सरस्वती ने को एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया था कि हिंदू धर्म के अंदर को एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, उसको बिल्कुल भी विरोध नहीं करना चाहिए। यही शिक्षा प्रणाली इन्होंने भी आके प्रमोट की और बोले को एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। को एजुकेशन सिस्टम के बढ़ावे के बाद में इन्होंने बहुविवाह प्रथा की भी निंदा करी और बहुविवाह प्रथा के लिए इन्होंने वही शब्दों का उपयोग किया था जो शब्द कुछ समय पहले मैंने अभी आपको बताए थे कि बहुविवाह आज के समाज में होना उचित क्यों नहीं। ठीक है, उसकी इन्होंने निंदा की है। उसके बाद में पर्दा प्रथा की भी निंदा करते थे। कहीं ना कहीं पर्दा प्रथा को भी गलत बताते थे कि पर्दा प्रथा को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक क्या कर देता है, बैरियर की तरह काम करता है, लोगों के एजुकेशन में बैरियर की तरह काम करता है। तो पर्दा प्रथा कंपलसरी नहीं होना चाहिए, लोगों के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। ठीक है, अपनी मर्जी से करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोपने वाली प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने लोगों के फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करी थी। मतलब लोगों के विचार को सम्मान दिया जाए, लोगों के विचार को स्वतंत्रता दी जाए, लोग अपने जो भी मत रखना चाहते हैं उन मतों को अपना खुल के रख सके, उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। जैसे अंग्रेज किसके ऊपर बैन लगाते थे? प्रेस के ऊपर बैन लगा देते थे, सीधा सीधा उठा के। प्रेस में कुछ भी ऐसा पब्लिश नहीं हो सकता था जिसमें अंग्रेजों की बुराई की जाती हो या फिर क्रिटिसाइज किया जाता हो। तो ऐसे विचारों को कहीं ना कहीं इन्होंने उसकी वकालत की थी कि लोग इन सारे विचारों को अपने सामने रख सके। ठीक है, 1875 के अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ा कॉलेज बनाया जिस कॉलेज का नाम माओ था। ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, माओ कॉलेज के नाम से पॉपुलर हुआ। वही माओ कॉलेज आज के समय में AMU के नाम से जाना जाता है, जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो माओ कॉलेज की स्थापना 1875 में इन्होंने ही की थी और यहीं से लगभग सभी सक्रिय आंदोलन चलाए उन्होंने वहां पे कॉलेज में। ठीक है, तो ये बेसिकली इनके इंपॉर्टेंट कार्य हैं। इन कार्यों के अंदर और एक दो चीजें कहीं ना कहीं निकल के आती हैं, वो ये है कि सर सैयद अहमद खान हमेशा कहीं ना कहीं ब्रिटिश सपोर्टर के तौर पर देखे गए। ठीक है, ब्रिटिश सपोर्टर का एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। जैसे इन्होंने एजुकेशन सिस्टम की प्रणाली को स्वीकार करने की बात की कि एजुकेशन सिस्टम की प्रणाली को स्वीकार करा जाए। अगर हम लोग यहाँ पर विदेशी तौर पर चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, विदेशी तौर पर चीज़ों को एक्सेप्ट करना, विदेशी शायद बहुत बुरा कर रहे हैं, हमारी आज़ादी में खलल डाल रहे हैं, हमें हमारे हिसाब से जीने के अधिकार नहीं मिल पा रहे, लेकिन उनके रहते हुए बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं। इन्होंने उन अच्छी चीज़ों के ऊपर पॉइंट आउट किया है। जैसे इन्होंने बोला रेलवे का विकास होना भारत के लिए एक अच्छी खबर है और रेलवे का विकास के साथ साथ में जिस तरीके से प्रेस को प्रमोट किया जा रहा है समय काल में, वो भी एक अच्छा है। एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट तो किया जा रहा है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को अंग्रेज अपने फायदे के लिए लाए थे। अंग्रेज चाहते थे कि एजुकेशन सिस्टम में भारतीयों को ये लोग क्या करें, अंग्रेजी सोच का या फिर अंग्रेजी रवैये का व्यक्ति बना दें, तभी वो अंग्रेजी एजुकेशन प्रणाली भारतीय को देना चाहते थे। लेकिन सर सैयद अहमद खान का ऐसा कहना था कि भारतीय इसको अच्छे तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। हम इसको अगर मॉडर्न एजुकेशन को ले लेंगे तो हमें एक सही गलत का डिफरेंस पता चल जाएगा और हम उसके आधार पर आगे के अपने सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये उस आधार पर सामाजिक परिवर्तन की कहीं ना कहीं वर्णन करते हैं। अंग्रेजों के कहीं ना कहीं समर्थक रहने की वजह से 1885 के कांग्रेस का विरोध किया है इन्होंने। ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट ने या फिर सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के फॉर्मेशन का पूर्ण रूप से विरोध किया है। ठीक है, और कांग्रेस के फॉर्मेशन को भारत के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने ये माना था कि
कि ये भारत का आज़ादी तो दूर की बात है, भारत जो इस स्टेज में अभी पहुंचा है उसको भी कहीं ना कहीं गर्त में डाल देगा, है ना। तो ये 1885 के कांग्रेस की स्थापना को क्या करते थे, उसका बहिष्कार किया करते थे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 के विद्रोह को लेके इन्होंने भारतीयों का समर्थन किया है पूरी तरीके से। वहां भारतीयों के समर्थन की बात करें, अभी तक मैंने बताया अंग्रेजों का ज्यादा समर्थन देखने को मिल रहा है, लेकिन 57 में किसका समर्थन कर रहे हैं, भारतीयों का समर्थन कर रहा है। वो समर्थन करने का मेन ऑब्जेक्टिव था कि अंग्रेज यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं राजनीतिक, आर्थिक तौर पर या सामाजिक तौर पर भारतीयों का, उसको रोकना चाहिए। इसलिए 1857 का विद्रोह सही हुआ और ये होना चाहिए, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। ये वो किताब है जो इन्होंने लिखी थी, द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, ठीक है। यही 1857 का वो मैंने जिसके अंदर बताया आपको, इन्होंने व्याख्या की है, अंग्रेजों की आलोचना की है, अंग्रेजों को भारत के अंदर जबरन तौर पर भारतीयों का एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए जिम्मेदार माना। तो ये किताब है, इस किताब का नाम पूछ लिया जाता है, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट 1858। ठीक है, बाकी और चीजें नोट कर ली अलीगढ़ मूवमेंट में, कुछ बचा तो नहीं? कब से कब तक चला अलीगढ़ मूवमेंट? समयकाल क्या है? हाँ, 1860 से 1817 से 1860 से कब तक? 1920 तक। ठीक है, आगे एक नाम और पढ़ना है, मोहम्मद इकबाल का, ठीक है। मोहम्मद इकबाल का नाम आप लोग ने कहीं ना कहीं कवि और शायरी वाले बहुत सारे उस चीज़ों में देखा होगा, ठीक है। मोहम्मद इकबाल जिनको पहले अगर माना जाए दो फेज में इनका कैरेक्टर हम लोग पढ़ सकते हैं। पहला फेज था, वो फेज है बहुत बड़े एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर ये उभरे थे, और मोहम्मद इकबाल ने राष्ट्रवादी गतिविधियों में या भारत में भारत की आज़ादी को लेके काफ़ी कार्य किए थे। मोहम्मद इकबाल ने इनिशियल फेज के अंदर ब्रिटिशर्स का पूर्ण रूप से विरोध किया है, ठीक है। और जो हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी थी, उस युवा पीढ़ी के अंदर एक कौमी एकता की भावना भी डेवलप करना शुरू की थी, जो हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रमाण था। लेकिन बाद में इनका जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना की तरह दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवादी विचारधारा के बाद में इन्होंने एक समर्थन करना शुरू कर दिया, वो था पाकिस्तान एक अलग प्रांत के रूप में बने। तो उसका समर्थन जब इन्होंने शुरू कर दिया, वो समर्थन इनको कहीं ना कहीं एक नकारात्मक रूप से, नकारात्मक पहलू के तौर पर दर्शाता है। लेकिन इनिशियल फेज जो है इनका, वो भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का पार्ट है, इस वजह से इनको छोड़ा नहीं जा सकता था। थोड़ा बहुत इनके बारे में भी पढ़ना जरूरी था, इसलिए हमने मोहम्मद इकबाल के कैरेक्टर को यहाँ पे रखा। हाँ कृष्ण, धार्मिक अलगाववाद या सांप्रदायिकता को बढ़ावा वो आंदोलन दे सकते हैं जो पूर्ण रूप से धार्मिक हो, ठीक है। अगर पूर्ण रूप से धार्मिक तौर पर आंदोलन चल रहा है, वो सांप्रदायिकता को एकदम बढ़ावा देगा। लेकिन अगर वो आंदोलन सामाजिक और धार्मिक तौर पर चल रहा है, तो वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में थोड़ा सा पीछे। जैसे हम लोग एक दो एग्जाम्पल की बात कर चुके हैं, अभी पीछे भी हमने बात जैसे की थी, अभी उस समय जब हम लोग बात कर रहे थे किसकी, स्वामी विवेकानंद की बात कर रहे थे, ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती की भी बातें कर रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, ठीक है। और ये भी ध्यान दिया कि रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर चर्चाएं किस किस तरीके की होनी चाहिए। और हमने ये भी पढ़ा कि उस समय ऐसे आंदोलन भी चले जैसे काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट, है ना, शुद्धि आंदोलन, है ना। या फिर अगर हम लोग इसी समय में देखें जैसे वहाबी या देवबंद आंदोलन चले, तो इन आंदोलनों ने क्या करा है, कुछ कह सकते हो आप कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की कोशिश करी, कुछ बहुत माइन्यूट फॉर्म में थोड़ा बहुत करिए। हम नकार नहीं सकते इस बात को कि हाँ इन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं दिया होगा, है ना, कुछ ना कुछ बढ़ावा जरूर मिला होगा। एक वर्ग तो सोसाइटी का इस चीज को कहीं ना कहीं निगेटिव सोचेगा ही सोचेगा, है ना। तो इस बेसिस पे बढ़ावा शायद थोड़ा बहुत मिला है, हम इस बात को नकार नहीं सकते, ठीक है।
तो ये मोहम्मद इकबाल का जो कैरेक्टर है वो बेसिकली जो मैंने आपको बताया इनिशियल कैरेक्टर के बारे में चर्चा करनी है, इनके उस कैरेक्टर की बातें करनी है कि इन्होंने अपनी कविताओं के थ्रू या फिर जो भी चीजें इन्होंने रचित करी या फिर जो भी रचनाएं हुई इनकी, उन रचनाएं के थ्रू भारत के अंदर एक क्रांति को डेवलप करना शुरू किया। ठीक है, जैसे पहले के लोगों को अगर आप इनवाइट करोगे, उन्हें बुलाना शुरू करोगे आंदोलन के लिए, तो पहले के लोग आपके भाषण के ऊपर चले आए, ऐसी संख्या क्या थी, लगभग 50% मान लो होगी। ठीक है, लेकिन अगर हमें 100% लोगों को कलेक्ट करना है तो उनको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देनी पड़ेगी, है ना, कुछ इंटरेस्ट उनके अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। और वो इंटरेस्ट के तौर पर भारतीय क्रांतिकारी लोग क्या करा करते थे, या तो कविताएं या स्लोगन्स या फिर नारे देते थे, या फिर क्या करते थे, गाने वगैरह या सॉन्ग वगैरह जो होते थे उन सॉन्ग की भी रचनाएं किया करते थे। और कुछ बचता था तो डिजाइन दे दिया करते थे, कुछ पिक्चर्स बना दिया करते थे, जैसे भारत माता की पिक्चर बना दी। अब लोग देखेंगे अच्छा ये हमारी भारत माता है, इन्हें प्रोटेक्ट करना है, फ्लैग को पिक्चराइज कर दिया, एक झंडा दे दिया, झंडे के फॉर्म में हमें एक फ्लैग दे दिया, फ्लैग के बारे में पता चल गया तो लोग फ्लैग देख के आकर्षित हो जाते थे। वैसे आज 22 जुलाई है ना, और आप लोग को पता होगा 22 जुलाई, मतलब 23 जुलाई है ना, 23 जुलाई हो गई, मैं 22 जुलाई में जी रहा हूँ। हाँ, तो मतलब 22 जुलाई कल थी ना, तो कल 22 जुलाई को क्या हुआ था, हमने तिरंगा को अपना लिया था, है ना, संविधान सभा के अंदर 1947 है ना। तो ये 22 जुलाई को ही अपनाया गया था। और इस तिरंगा का इतिहास लगभग ऐसा है कि इस इतिहास को अगर देखा जाए तो लोगों ने अपने आंदोलनों में अगर अट्रैक्ट होना या कहीं ना कहीं आना शुरू किया तो वो तिरंगे से जुड़ना शुरू हो गया। उन्होंने देखा ये हमारे देश का तिरंगा है और इसकी एक पहचान है, इसके मूल्य से लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया। उसके अंदर हर एक कलर का, हर एक तीली का, जो अशोका चक्र की एक एक तीली है उसका मतलब है। तो उन मतलब से लोगों ने जब जुड़ना शुरू करा तब आंदोलन पूर्ण रूप से बड़े बड़े आंदोलन करने शुरू हो गए। ठीक है, तो इस समय के लोग करते क्या थे, उस माध्यम को यूज करते थे जिस माध्यम से लोगों को खींचा जा सके। ठीक है, आगे चल के अभी मैं आप लोग को बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ाऊंगा। उन्होंने क्या करा था, इसी तौर पर ऐसे कई सारे धार्मिक अनुष्ठान का सहारा लिया था जिससे वो भीड़ को कलेक्ट कर सके। जैसे शिवाजी उत्सव को मना लेना, शिवाजी उत्सव उस समय मनाया गया जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, और स्वदेशी आंदोलन चलने के दौरान शिवाजी गणेश उत्सव को मनाया जाता था। और जब शिवाजी गणेश उत्सव मनते थे तो लोगों की भीड़ चली आती थी, मतलब वो शायद आंदोलन में पार्टिसिपेट करने आए ना आए, लेकिन भीड़ कहीं ना कहीं धार्मिक अनुष्ठानों में पार्टिसिपेट करने चली जाती थी। उससे मैसेज किया जाता था अंग्रेजों को कि अरे ये सब आंदोलन में पार्टिसिपेट करने आए, तो ये दबाव बनाने के लिए कहा जाता था। ठीक है, तो मोहम्मद इकबाल ने भी अपने कुछ कविताओं के माध्यम से ऐसी सारी चीजों को लोगों के बीच में रखा। तो अगर हम लोग एक रचयिता, एक कवि के तौर पर इनके योगदान की बात करें तो इनिशियल फेज में इनका एक अच्छा योगदान भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में माना जाता है। ठीक है, अहमदिया आंदोलन इसके बाद में। ठीक है, अहमदिया आंदोलन लिख लीजिए और इसके बस नेता का नाम लिख लीजिए, कौन सी डेट है, किस डेट में ये आया था। ठीक, अहमदिया आंदोलन। अहमदिया भी अपने आप में एक अलग सेक्ट है। ठीक है, ये एक अलग संप्रदाय है, इस्लामिक धर्म का ही एक संप्रदाय है जिसमें डिवीजन के तौर पर एक अलग संप्रदाय के रूप से जा रहा है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसको अहमदिया आंदोलन जो बेसिकली दिया गया था वो पैगंबर मोहम्मद के नाम पे दिया गया था। पैगंबर मोहम्मद का एक नाम अहमद भी था। ठीक है, तो उस नाम पे इसको आंदोलन के तौर पर अहमदिया आंदोलन के तौर पर जाना जाता है। बस इतना इसका ऑब्जेक्टिव है, बाकी जो आज अहमद लगाते हैं वो सब ऐसे, इसका ये कोई तुम लोग को पीडीएफ दे दी तो तुम लोग हो जाओगे नकारा, हाथ चलाना कर दोगे बंद, कुछ भी नहीं लिखोगे। जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तब पीडीएफ ले लिया करो। अभी ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद पीडीएफ ले लेंगे, और इसके बाद जो टॉपिक चलेगा उसकी पीडीएफ नहीं देंगे। ठीक है, वो इसलिए नहीं देंगे, फिर तुम लोग उसको लिखना बंद कर दोगे। फिर तुम लोग सोचोगे अच्छा सर लास्ट में पीडीएफ तो दे ही देंगे, है ना। तो जिसकी पीडीएफ देनी होगी नहीं देनी होगी ये मैं डिसाइड करा करूँगा क्लास के बाद। मैं देखा करूँगा कि तुम लोग के पेन कलम चल रहे हैं, अगर मुझे लगा सब लोग लिख रहे हो तो मैं पीडीएफ दे दूँगा। अभी एक दिन सब कुछ कॉपी भी चेक कर
अहमदिया आंदोलन, ठीक है, नाम लिख लेना बस। इसके बाद देखिए हम लोग बात कर लिए मुस्लिम आंदोलन जो भी चले धार्मिक सामाजिक तौर पर, उसके बाद में कुछ सिखों के आंदोलन भी भारत के अंदर चले हैं और अच्छे तौर पर चले, है ना। और इन आंदोलनों के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है कूका आंदोलन, ठीक है। कूका आंदोलन जो भगत जवाहरलाल और बाबा बालक सिंह, ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस आंदोलन को चलाने का कार्य किया था, ठीक है। और इसके अंदर एक नाम और आगे चल के ऐड हो जाएगा, राम सिंह। तो ये तीन नाम पॉपुलर हैं इस आंदोलन को चलाने के लिए। ये आंदोलन पूर्ण रूप से अगर कहा जाए तो सिख धर्म में सुधार के लिए हाँ शुरू जरूर हुआ था, लेकिन इसका अंत कैसे होता है? अंत कुछ इस तरीके से होता है कि अंग्रेजों के साथ इनका एक कहीं ना कहीं टसल था, और वो टसल क्रिएट होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि अंग्रेजों ने पंजाब को जो विजय किया था तो उस समय में सिख नेताओं के साथ में गलत सलूक किए थे, और यह आंदोलन कहीं ना कहीं उसके बदले के तौर पर आगे चल के आपको दिखाई देता है। 1849 में सिखों को पूर्ण रूप से यहाँ से दबाने के बाद में ये पूरा का पूरा पंजाब इन्होंने अपने हाथों में ले लिया था अंग्रेजों ने। तो ये लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये गुस्सा था, और उस गुस्सा का एक बहुत बड़ा आंदोलन के तौर पर नाम दिखाई देता है कूका आंदोलन। तो कूका आंदोलन शुरुआती तौर पर धर्म के सुधार के तौर पर जरूर शुरू हुआ, लेकिन इसने जब अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया, अंग्रेजों को भारत से भगाने की बात करने लगे ये आंदोलन के लोग, तब ये आंदोलन हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तौर पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ और प्रचलित बातें हैं, नाम याद कर लिए, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली देखिए जाति व्यवस्था के ऊपर बहुत बुरा अटैक किया गया, क्योंकि देखिए जाति व्यवस्था सिख धर्म में भी अपने जड़ें जमा चुका था, ठीक है। कई सारे मिसल के अंदर बांट दिया गया था सिख धर्म को उस समय, और उन मिसलों के अंदर जब उन्हें बांटा गया था तो वो कोई ऊपर की मिसल कहलाती है, कोई डाउन ग्रेड मिसल कहलाती है। उस धर्म में भी जाति व्यवस्था काफी तेजी से फैलना शुरू हो गई थी। तो उस जाति व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि जाति व्यवस्था को समाप्त होना चाहिए, ठीक है। भ्रूण हत्या को लेकर इन्होंने यहाँ पे मैसेज कन्वे किया था कि भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कम उम्र में विवाह, ठीक है। ऐसे ही तमाम सामाजिक बुराइयों को इन्होंने लोगों के सामने लाए और उसके ऊपर बैन लगाना शुरू किया, ठीक है। अगर सिख धर्म के अंदर पूजा प्रार्थना को लेकर स्पेस दिया गया है, आप देखते हो कि सिख धर्म के अंदर भी गुरुद्वारे के अंदर पूजा प्रार्थना को लेकर स्पेस दिया जाता है, लेकिन इन्होंने इस आंदोलन के नेताओं ने पूजा प्रार्थना या ऐसे अनुष्ठानों के ऊपर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा है ईश्वर एक है और उसके पूजने के तरीके अलग नहीं हो सकते, तो एक ईश्वर को पूजने के लिए आपको उन अनुष्ठानों की जरूरत नहीं, ठीक है। तो धार्मिक अनुष्ठानों के ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाना और एक ईश्वर की ही पूजा करना, उसी के माध्यम से मानना, ये सब चीजें कूका आंदोलन के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो एक मैंने बताया आपको कि ये आंदोलन धार्मिक तौर पर शुरू जरूर हुआ, उसके बाद में इन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया, और तीसरी चीज सामाजिक बुराइयों को दूर करने की बात की है, जिसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए। तो कूका आंदोलन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसकी बात यहाँ पे इसलिए की जाती है, ठीक है। कूका आंदोलन के बाद में सिंह सभा आंदोलन, ठीक है। कूका आंदोलन के बाद में सिंह सभा आंदोलन को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि कूकाओं के जितने भी नेता थे उन नेताओं को बुरी तरीके से अंग्रेज दबा रहे थे, उनका उत्पीड़न भी हो रहा था लगातार, समाज के अंदर भी लोग उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। उनके सपोर्ट में एक नया आंदोलन कहीं ना कहीं शुरू हुआ, ठीक है, और उस आंदोलन को नाम दिया गया सिंह सभा आंदोलन। तो कूका आंदोलन का ही एक कह सकते हो आप, ये एक मॉडर्न फॉर्म है जिसको सिंह सभा आंदोलन बोला जा रहा है, ठीक है। इसकी शुरुआत 1873 के अंदर हुई थी, ठीक है, और 1873 में इस पूरे के पूरे आंदोलन में जो बातें होती रही, वो बातें भारत के अंदर जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं सामाजिक राजनीतिक तौर पर, उसके अंदर क्या बदलाव किए जा सकते हैं, उन बदलाव की यहाँ पे बात की गई है। एक पिक्चर आई थी थोड़े समय पहले, सिंह साहब दी ग्रेट, ठीक है, देखिए थे आप लोग, कुछ लोगों ने देखी होगी, कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी। जिन लोगों ने देखी होगी उनको वहां से मैसेज मिल गया होगा कि सिंह सभा का मतलब क्या होता है, ठीक है। वहां पे जो हीरो को दिखाया गया है जिस तरीके
तरीके से उसके अंदर वो सामाजिक बुराइयों को दूर करता हुआ दिखाई दे रहा है ना, कुछ ऐसी प्रथाओं को खत्म करता हुआ दिखाई दे रहा है जो समाज में स्वीकार्य नहीं है। तो वो बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सिखों के हितों की ही बात कर रहा है, ऐसा नहीं, वो क्या कर रहा है, समाज के लोगों के हितों की बात वहां पे करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पिक्चर्स जो होती हैं बेसिकली समाज का एक हिस्सा होती है और कहीं ना कहीं एक मैसेज कन्वे करने का काम करती हैं, कुछ पिक्चर्स, ठीक है, सारी पिक्चर्स नहीं, इसलिए पिक्चर से नहीं देखनी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। हाँ बोलो सर, जैसे कि अभी हमने देखा कि अहमदिया आंदोलन 1889 में हुआ था और सिंध सभा आंदोलन 1863 में, तो सर ये अपनी अपनी पर्टिकुलर प्रांत में हो रही है कि जहाँ पर सिखों की ज़्यादा जनसंख्या में सिखों का आंदोलन चल रहा है, तो सर क्या टकराव देखने को नहीं मिला है? बिल्कुल टकराव हुआ, एकदम टकराव हुआ। टकराव की अगर बात करोगे तो वहाबी आंदोलन पढ़ाया था मैंने आपको, तो वहाबी आंदोलन का कुका आंदोलन के लोगों के साथ में लगातार विवाद रहता है, ठीक है। वहाबी आंदोलन बोलते थे कि ये जो धरती है पंजाब की धरती जो है, ये धरती को पवित्र करना है और वो पवित्र करने के लिए सिखों के साथ में लगातार वॉर में उलझे रहे हैं और ये वॉर सिखों और वहाबीज के बीच में काफी समय तक चला, जब तक वहां 1849 में अंग्रेजों ने अपना कंट्रोल नहीं कर लिया। जब अंग्रेजों ने कंट्रोल कर लिया तो वहां भी पीछे हट गए और अपने आप को उन्होंने पीछे हटा लिया। लेकिन उस समय तक एक टकराव था क्योंकि सिख आंदोलन सिख संप्रदाय को बढ़ाने के लिए चल रहा है और वहाबी आंदोलन इस्लामिक संप्रदाय को बढ़ाने के लिए चल रहा है, ऐसा मैसेज जाता था समाज के अंदर। तो जब एक आंदोलन के सिख आंदोलन को जवा दिया जाएगा तो वहाबी आंदोलन में एक मैसेज आएगा कि इस्लाम विजयी हो गया, है ना। ये राजनीतिक आंदोलन के तौर पर है, लेकिन इससे धार्मिक आंदोलन बनाने में कहीं ना कहीं ऐसे लीडर्स का कार्य भी रहता था। वहाबी आंदोलन पूरे भारत के अंदर अपनी जड़ें जो मजबूत कर पाया, जो बताया ना मैंने, अरब से आया और अरब से एंटर इन्होंने पंजाब में ही किया था, लेकिन पंजाब में सिखों ने इन्हें रुकने नहीं दिया, बोले हम यहाँ पे वहाबिज्म को नहीं फैलने देंगे और वहाबिज्म को फैलने से रोका जाएगा, इसलिए ये अपने क्षेत्र को छोड़ के बिहार, पटना, हैदराबाद ऐसी जगहों पे गए। अभी हमने देखा था, तो उन क्षेत्रों से इन्होंने अपने संगठन मजबूत किए और पंजाबी लोगों से या फिर सिख लोगों से लड़ना शुरू किया, जो यहाँ पे ऐसे आंदोलन के तौर पे देखे। आपसी टकराव हुए, लेकिन उन आपसी टकराव से समाज के ऊपर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा, है ना। उनके बीच में एक अंग्रेज आ जाते थे हमेशा, क्योंकि तुम्हारा शत्रु मेरा शत्रु कॉमन है, ठीक है, चाहे वो अंग्रेज हो और चाहे वो चाहे वो पंजाबी लोग हो, चाहे वो इस्लाम को मानने वाले लोग हो। अब दोनों लोगों का शत्रु तो अंग्रेजी थे, तो दोनों लोग कहीं ना कहीं एक स्टेज के ऊपर चले आते, है ना। तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे जो उनके बीच के, वो वहां पे आके खत्म हो जाते थे जब एक शत्रु उनका बन जाता था। और अंग्रेज जब शत्रु थे तो सबका फोकस कहाँ चला गया, अंग्रेज। इसलिए सारे आंदोलनों में हम बार बार बात कर रहे हैं कि अंग्रेजों की मुखालफत ही देखी जा रही है, बार बार देखी जा रही है, ठीक है। 19वीं शताब्दी के आंदोलनों और अब इस समय वर्तमान समय के आंदोलनों की अगर हम चर्चा करें तो बहुत भिन्न रूप दिखाई देता है, क्योंकि अब तरह के आंदोलन जो है एक तरफ बिल्कुल अलग ही मुल्क पे चले जाते हैं, इसका राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि बोला जाता है हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो सर इसमें राजनीति तो है ही है, तो क्या सर इससे जनसंख्या प्रभावित नहीं हो रही? बिल्कुल होती है, एकदम होती है। जनसंख्या प्रभावित नहीं होगी तो फिर वोटिंग प्रणाली का मतलब ही खत्म हो जाएगा, है ना। वोटिंग प्रणाली जनसंख्या को आ जाए कि इसको हमें डिफाइन करना है, हाँ देखो, इस अगर आपको ये डिफाइन करने को आ जाए कि उस समय के आंदोलन और वर्तमान के आंदोलनों में किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है, तो उसके अंदर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आप यही लिखोगे या पॉइंट के तौर पर लिखोगे कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के जो आंदोलन थे वो समाज में कहीं ना कहीं धार्मिक और सामाजिक तौर पर परिवर्तन की चर्चाएं करते थे, जिससे धर्म और समाज में कुछ कुरीतियों को दूर कर दिया जाए। आज के आंदोलनों में इस चीज की कमी दिखाई देती है। वो आंदोलन सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन से ज्यादा राजनीतिक परिवर्तन की तरफ जो है जाते हुए दिखाई ज्यादा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आंदोलन चलाए जाते हैं उन आंदोलनों में हमेशा एक बात कॉमन होती है, कोई ना कोई राजनीतिक व्यक्ति उस आंदोलन का पार्ट निकलता है। कोई आंदोलन उठा लेना, भारत के अंदर अभी चलने वाले इन आंदोलनों में से
जो आंदोलन मन करे उठा लो, उन सारे आंदोलनों में एक पक्ष का कोई ना कोई नेता जुड़ा दिख जाता है, या तो वो पक्ष का होगा या विपक्ष का होगा, लेकिन होगा जरूर, है ना। तो ये आंदोलन पहले जो कहीं ना कहीं सामाजिक धार्मिक होते थे, वो आज राजनीतिक रूप ले चुके, राजनीतिक रूप पे वो चलते। 18वीं 19वीं शताब्दी के आंदोलनों की जब चर्चा की जाती थी तो वहां पे एक बात हमेशा महत्वपूर्ण तौर पर लोगों के सामने रखी जाती थी कि एकता में अखंडता है। अगर एक होकर किसी भी आंदोलन को चलाया जाएगा तो वो आंदोलन विफल नहीं हो सकते, क्योंकि उनके शत्रु कॉमन थे। और वो शत्रु कौन था? वो अंग्रेज थे, वो विदेशी शत्रु थे। आज के समय में ये ऐसी कोई भी तत्व देखने को नहीं मिलते, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक होके भी अगर आज विद्रोह करना चाहे, आंदोलन करना चाहे, तो किसके खिलाफ करेंगे? सब भारतीय ही तो है, हम सभी लोग सेम ही तो है, सारे लोग भारतीय ही तो भारतीय लोग भारतीय के खिलाफ कैसे आंदोलन कर सकते हैं? एक बड़ा आंदोलन उस तरीके से नहीं चल सकता। तो ये भी कह सकते हैं कि आजकल मतलब वर्तमान समय में जो चल रहा है आंदोलन है, और एक गृह युद्ध की ओर अग्रसर होने की। वो देखो, डेमोक्रेसी, ये आपने एक नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर नाम है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जब भी हम लोग उस सिनेरियो के अंदर जाते हैं तो उस सिनेरियो के अंदर जब भी कुछ तत्वों की बात होती है, जैसे मोनोपोली, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ठीक है, या फिर ऐसे तमाम तत्वों की जब भी बात होती है, तो आपने एक नाम सुना होगा जिसने ये डेफिनेशन दी थी, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड हाँ, अब्राहम लिंकन है ना। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल और ऑफ द पीपल, हाँ, ऑफ द पीपल, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी की जो भाषा देने वाले व्यक्ति है ना, अब्राहम लिंकन, वो डेमोक्रेसी का बहुत तगड़ा समर्थन करते थे। और अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी के समर्थन के साथ साथ में ये भी बात लिखी थी कि ये एक साइकिल है, एक साइकिल है। मोनोपोली आती है, डिक्टेटरशिप आती है, फिर डेमोक्रेसी आती है, फिर ये साइकिल घूम जाती है ऑटोक्रेसी की तरफ, फिर मोनोपोली आती है, फिर डिक्टेटरशिप आती है, फिर डेमोक्रेसी आती है, और ये साइकिल हर 100 साल में परिवर्तित होती है, ठीक है। और ये चेन दी हुई है उन्होंने। बोले विश्व के किसी भी देश के अभी भी एक्सपेरिमेंट्स को उठा के देख लेंगे कि आने वाले समय में अगर आप देखोगे तो एक समय सीमा के बाद में उस देश की राजनीतिक व्यवस्था बदल जाएगी। हम डेमोक्रेसी में पिछले 77 सालों से हैं अप्रॉक्स, है ना। और 77 सालों में अभी देखा जाए, अभी भी कम से कम 23 साल पीछे, 23 साल के बाद में हो सकता है हमारी राजनीतिक परिवर्तन कुछ इतना बड़ा है कि डेमोक्रेसी के बाद ऑटोक्रेसी दिखाई देना शुरू हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये अब्राहम लिंकन ने कुछ चीज़ों को सोच के बोला था। तो जो बात आप कर रहे हो, उस बात का प्रमाण ही यही है कि हम जिस फील्ड की तरफ चले जा रहे हैं या जिधर हम चले जाते हैं, जैसे श्रीलंका के अंदर हुआ, अगर आप लोगों ने श्रीलंका की केस स्टडी पढ़ी होगी तो वहाँ पे धार्मिक गृह युद्ध हुआ, बहुत बड़ा गृह युद्ध हुआ। और उस गृह युद्ध ने क्या करा, वहाँ पे गृह युद्ध, बौद्धों की संख्या ज़्यादा है और बौद्धों के बाद वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम वहाँ पे रहते हैं, वो माइनॉरिटीज़ में रहते थे। तो बौद्धों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था सरकार की बातों में आके, कि सरकार ने ये बोला है कि मेजोरिटी ही सब कुछ होती है, और उसने वहाँ की माइनॉरिटी पे अटैक करना शुरू कर दिया। वो छिड़ गया गृह युद्ध, और ऐसा गृह युद्ध चला कि श्रीलंका 100 साल पीछे चला गया, 100 साल पीछे चला गया। वरना श्रीलंका वो देश था जिस देश के ऊपर किसी भी तरीके का कोई विदेशी ऋण नहीं रहता था, कोई विदेशी ऋण नहीं रहता था। और विदेशी ऋण तो छोड़ो, वो एडवांस में पेमेंट करके रखता था अपना, कि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूंगा तुमसे, मेरा ये रिजर्व में है, रखो अपने पास। वो श्रीलंका में आर्थिक व्यवस्था ऐसी थी। आज के समय में आप सब जानते हो कि श्रीलंका टोटली डिपेंडेंट चाइना पे हो चुका है। चाइना ने वहाँ के पोर्ट से लेकर वहाँ के प्लेसेस तक सब खरीद लिए। क्यों? क्योंकि श्रीलंका पेमेंट नहीं कर पा रहा है, उधारी लेता है चाइना से, और चाइना को उधारी नहीं कर पाता तो चाइना उसके सारी जगहों को कैप्चर करता चला जा रहा है। तो श्रीलंका आज इस स्थिति में आया कैसे? सिर्फ गृह युद्ध की वजह से। तो एक गृह युद्ध इंसान को इस तरफ ले जाता है, और वहाँ पे भी देखो सामाजिक तौर पर, वहाँ पे भी राजनीतिक तौर पर पूर्ण रूप से परिवर्तन दिखाई देता है। तो ये होता है, ऐसी चीजें होती हैं। और हो सकता है कि डेमोक्रेसी बदल जाए ऑटोक्रेसी में, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। कभी कभी अनडिक्लेयर्ड ऑटोक्रेसी भी चलती है, हमें दिख तो रहा है कि डेमोक्रेसी है, लेकिन अंदर ही अंदर सरकारें जैसे चलाती हैं वो ऑटोक्रेसी के तौर पर सरकार को चलाती होती हैं। बहुत एग्जाम्पल ऐसे भी हैं, ठीक है। चलो, सिंह सभा आंदोलन के बाद में एक आंदोलन है अकाली आंदोलन, ठीक है। अकाली आंदोलन या अकाली पार्टी के तौर पर आप लोग आज के समय में जानते हो, पंजाब के अंदर एक अकाली दल भी है, ठीक है। आज के समय में वो जो है चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं। तो वो लोग यही अकाली आंदोलन से ही रिलेटेड लोग हैं,
जिन्होंने 1920 से 25 तक आंदोलन चलाया था और आज तक ये आंदोलन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल तौर पर भी चल रहा है। ठीक है, अकाली आंदोलन को शुरू जो हुआ था तो पंजाब में इसका शुरुआत हुई थी और इनका मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारे या सिख तीर्थ स्थलों के प्रशासन को साफ करना। अगर साफ करने की बात करी जाए, वहां पे जो भी महंत होते थे, जो भी गुरुद्वारे के लीडर्स होते थे, उन लीडर्स के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा था या फिर समाज के अंदर धार्मिक रूप से जो गलत संदेश दिए जा रहे थे, उन सबको रोकने का कार्य ये लोग किया करते थे। ठीक है, तो इसलिए अकाली सभा को बनाया गया था। अकाली सभा ने अपने पूरे समय काल में राजनीतिक तौर पर सक्रियता दिखाई और सिखों को आगे चल के कई सारे लॉज और रेगुलेशंस दिलाने का भी कार्य किया। ठीक है, तो सिखों को लेके कई सारे रिजर्वेशन, सिखों को लेके कई सारे आप देखोगे कि उनको जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज या फिर अलग स्टेट के दर्जे की डिमांड या अलग राष्ट्र के दर्जे की डिमांड, ये सब करने में सहयोग किया था अकाली दल ने या अकाली आंदोलन ने। तो अकाली आंदोलन शुरुआती तौर पर तो शुरू हुआ था सिखों को कहीं ना कहीं अच्छा रूप प्रदान करने के लिए, लेकिन ये आंदोलन बाद में 25 के बाद थोड़ा दूषित होता चला गया। ये ऐसे दूषित होता चला गया कि अकाली आंदोलन के कुछ नेताओं ने क्या करा कि पंजाब को एक सेपरेट स्टेट बनाने की वकालत करना शुरू कर दी। जैसे खालिस्तान बोर्ड आप सबने सुना होगा, खालिस्तान बोर्ड से आप सब लोग जानते हैं। तो खालिस्तान की जो वकालत करना शुरू करी थी, एक समय अकाली आंदोलन के नेताओं ने ही करना शुरू करी, लेकिन ये तब की बात नहीं है जब हम 1920-25 की बात कर रहे हैं। ये बात 1960-70 के टाइम पे शुरू हुई थी, जब खालिस्तान की डिमांड होना शुरू हुई थी। क्योंकि देखो हुआ क्या था कि 1947 में जब डिवीजन हो गया था, उस डिवीजन के दौरान क्या हुआ था, दो अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरीके से बट गए देशों के फॉर्म में, है ना। अब इन दोनों के बीच में एक सैंडविच बन गया, और पंजाब, है ना। पाकिस्तान इधर लेके मुस्लिम प्रांत बन गया और हिंदुस्तान इधर हो गया अपना एक दूसरा प्रांत जिसमें हिंदू मेजोरिटी हो गई। अब बीच में पंजाब बचा और सिख लोग बचे। इन सिख लोगों ने बोला कि हमें भी अपना एक देश चाहिए, ठीक है। और उस देश की डिमांड लगभग वहां से शुरू हो गई थी, लेकिन इसने तूल कहां से पकड़ा, 1960s और 70s के दौर से। और 1960-70s के दौर में बाद में इस आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन के तौर पे जाना गया, और ये आंदोलन कभी बहुत तेजी से बढ़ जाता है और कभी इसको एकदम दबा दिया जाता है, लेकिन ये आंदोलन अभी भी किसी ना किसी तरीके से चल रहा है। अकाली आंदोलन अच्छे तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन इसको कहीं ना कहीं नेगेटिव तौर पर लोगों ने कन्वर्ट करके चलाना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़े लीडर खालिस्तानी आंदोलन के प्रेजेंट टाइम पे है, कौन है, नाम सुना? अमृतपाल सिंह, वेरी गुड। अमृतपाल सिंह इस समय खालिस्तानी नेता है, और अमृतपाल सिंह इस समय इलेक्शन भी जीते हैं, ये भी पता होगा, ठीक है। सांसदी का इलेक्शन जीते हुए हैं, प्रेजेंट टाइम में जेल में है वो, उनके ऊपर कई सारे मुकदमे चल रहे हैं खालिस्तानी आंदोलन को बढ़ावा देने के, लेकिन वहाँ के लोगों ने उनको एक सांसद बनाया है, जनता ने चुना है उनको, है ना। अब जनता जो वहाँ की चुन रही है, तो आप समझ सकते हो उसके दिमाग में भी थोड़ा बहुत वो बात होगी जरूर कि खालिस्तानी समर्थक के नेता को जिताने का मतलब क्या है, खालिस्तानी समर्थन देना, है ना। तो दिमाग में कहीं ना कहीं लोगों के शायद ये चीज होगी, इस वजह से ऐसे दल का नेता जीता है वहाँ, है ना। तो आप कह सकते हो एक तरीके से ऐसे दल का अगर नेता जीता है तो उसके पीछे का कारण बड़ा है। तो इस आंदोलन को जो अभी बहुत तेजी से पनप रहा है प्रेजेंट टाइम में, इसको फिर से दबाने की कोशिश की जा रही है, और फिर से दबाना जरूरी है, वरना ये वही समय हो जाएगा जो इंदिरा गांधी के समय में हमने देखा या राजीव गांधी के समय में देखा था, जब खालिस्तान के पूरे मत को जो तेजी से फैला था उसको दबाना इम्पॉसिबल हो गया था, और उसने उसी आंदोलन के नेताओं ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे लोगों की हत्याएं भी की, ठीक है। तो ऐसे आंदोलन को दबाना इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स अवॉइड करते हैं, है ना। कल को कहीं ऐसा ना हो कि हम इस आंदोलन को दबाएं और फिर हमारे ऊपर बम गिरा दिया जाए, है ना। ऐसा डर भी तो रहता लगातार। तो कांग्रेस के समय में किसी ने ये कोशिश नहीं की, प्रयास नहीं किया इस आंदोलन को दबाया जाए, और पिछले 10 सालों में भी पूर्ण रूप से हम देख नहीं रहे इस आंदोलन को तेजी से दबाने की कोशिश की जा रही है, नहीं देखा जा रहा है, हल्का फुल्का दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर तेजी से दबाने की कोशिश की गई होती तो शायद अमृत सिंह वहां से इलेक्शन को जीते ना होते, है ना। तो ये आंदोलन उतनी तेजी से दब है, लेकिन इसको दबाते क्यों नहीं है लीडर्स, या इसको पूर्ण रूप से खत्म करने की वकालत क्यों नहीं करते, क्योंकि सबको इंदिरा गांधी याद है और सबको राजीव गांधी याद है।
और उनका अंत भी याद है कि क्या अंत हो सकता है ना। तो देखो आगे क्या होता है। अकाली आंदोलन फिलहाल इससे प्रभावित था। इसके बाद में पारसी आंदोलनों में दादा भाई नौरोजी की बात हम लोग कर चुके हैं, पहले भी मैंने बताया था। एक आंदोलन इनसे रिलेटेड भी पढ़ना है हमें, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वो व्यक्ति हैं जो पारसी समुदाय से जिनका लेना देना था, और इन्होंने भारत के सामाजिक सुधार के लिए कई सारे कार्य थे। सामाजिक सुधार के अलावा आर्थिक सुधार की भी बात की थी हमने। कुछ क्या नाम दिया था उस समय, ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात की थी, है ना। धन की निकासी का सिद्धांत इन्होंने ही तो दिया था, ठीक है। धन की निकासी या पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो किताब इन्होंने लिखी, उस किताब के अंदर दादा भाई नौरोजी ने तमाम तरीके की आर्थिक जो भी एक्सप्लॉयटेशन भारतीयों के साथ में हो रहे थे उसके बारे में चर्चाएं वहां पे की, ठीक है। तो इस आंदोलन का नाम है रहनुमाई, लिख लो, इसको लिखना जरूरी है। यह आंदोलन दादा भाई नौरोजी, कहाँ से प्लेस पूछा, जगह पूछो। पारसी समुदाय का बोलबाला कहाँ पे है? महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र, उसमें भी ज्यादातर मेजोरिटी देखते तो महाराष्ट्र, ठीक है। इस आंदोलन का समयकाल भी लिखो। इस आंदोलन के समयकाल में लिखो 1850, 1850 से लगभग 1870, ठीक है। इस समय में काफी एक्टिव तौर पर राजनीतिक तौर पर इनका पार्टिसिपेशन रहा है, तो इस वजह से इनको जाना जाता है, ठीक है। तो ये दादा भाई नौरोजी का जो है इसके अंदर इस आंदोलन में जो भूमिका है वो भूमिका ऐसी है कि पारसी समुदाय के अंदर भी बहुत सारी कुरीतियां पाई गई। जैसे पारसी समुदाय के लोग उस समय में कई सारी रूढ़िवादी प्रथाओं को माना करते थे, और उन रूढ़िवादी प्रथाओं को दूर करने की इन्होंने यहाँ पे वकालत करी है। जैसे रूढ़िवादी प्रथाओं की अगर बात करें तो उस समय के लोग, पारसी समुदाय के लोग, महिलाओं की शिक्षाओं को कहीं ना कहीं गलत समझते थे, महिलाओं की शिक्षाओं को रोकने का प्रयास करते थे। तो इस समय में इन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की। पारसी समुदाय के अंदर आज के दौर पे अगर आप देखोगे शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा माना जाता है और बहुत अव्वल दर्जे का माना जाता है। और पहले अगर देखा जाए तो शिक्षाओं को लेकर कहीं ना कहीं पीछे रहने के भी इसमें बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। तो इसको पूर्ण रूप से सुधारने में अगर किसी का नाम आता है तो वो दादा भाई नौरोजी का आता है। दादा भाई नौरोजी ने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया था, ठीक है। उस समय में चाहे विवाह हो, विवाह के अलावा या जो भी धार्मिक अनुष्ठान हो, उन धार्मिक अनुष्ठानों के अंदर परिवर्तन की भी बातें की थी कि उन्हें अच्छे तौर पर समाज के अंदर एक मैसेज के तौर पर देना चाहिए। मतलब अगर हम कोई भी अनुष्ठान या कोई भी प्रथा अपने पारसी समुदाय में चलाते हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट समाज के ऊपर जरूर पड़ना चाहिए पॉजिटिव तौर पर। ऐसा नहीं कि उससे कोई भी समाज किसी भी तरीके से निगेटिव हो जाए या उसकी बुराइयों को अपने अंदर स्वीकार करना शुरू कर दे। तो ऐसी प्रथाओं को खत्म करने का काम यहाँ पे दादा भाई नौरोजी कर रहे हैं। इनके आंदोलन को रहनुमाई मजदाइसन आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आंदोलन इनका इम्पोर्टेंट आंदोलन है, पूछा जा सकता है कि इस आंदोलन के नेता कौन है, ठीक है। अब देखिए धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन लगभग सारे के सारे हो गए, खत्म हो गए। इन धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों का एक क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि जो भी सुधार आंदोलन भारत के अंदर चले उसका नेचर कैसा था, उसका प्रारूप कैसा था, उसकी प्रकृति कैसी थी, मतलब उन आंदोलनों से क्या फर्क पड़ा समाज के ऊपर। जब भी नेचर या प्रकृति की बात करेंगे तो समाज के ऊपर परिवर्तन को देखा जाएगा, उसकी एनालिसिस की जाएगी। तो समाज के ऊपर इस आंदोलन का क्या फर्क पड़ा, इसके अंदर हम लोग पहली चीज देखते हैं कि शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था।
लगातार शिक्षा की हर आंदोलनकारी बात कर रहा है, सारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनकारी इसी की चर्चा करते थे कि सबसे पहले शिक्षा को महत्व देना चाहिए। तो वो लोग शिक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं और विशेषकर किसके लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इसके एक प्रकृति का पाठ तो यही हो गया कि लगातार शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है और शिक्षा के ऊपर लगातार चर्चा की जा रही है। एक इंपॉर्टेंट परिवर्तन ये दिखाई दिया, समाज में कोई तीव्र परिवर्तन नहीं हुआ इस आंदोलन से। अगर हम इसकी एनालिसिस करते हैं तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्षों को पढ़ना पड़ता है ना। तो नेगेटिव पक्ष इसका क्या है कि समाज में कोई तीव्र परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि जितने भी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनकारी थे वो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं देख रहे थे। उनका क्या मानना था कि 10% जनता भी अगर इससे हिट हो गई तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है, तो वो समाज के एक बड़े हिस्से को चेंज करने की बात नहीं कर रहे थे। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तौर पे अगर देखा जाए तो इनका समाज के अंदर बहुत एक तीव्र परिवर्तन दिखाई नहीं देता। इनके बाद के जो आंदोलनकारी है उन्होंने जो भी रवैया अपनाया उससे समाज में एक बहुत तीव्र परिवर्तन दिखाई दिया। जैसे अभी 1885 का कांग्रेस पढ़ेंगे हम लोग, उसके लीडर्स की बात करेंगे, ठीक है। सीमित अपील की बात की गई इसके अंदर, ठीक है। सीमित अपील की बात अगर की जाए तो फिर और सिर्फ शहरी क्षेत्रों में इससे रिलेटेड आंदोलन चला करते थे। शहरी क्षेत्रों में ही इन आंदोलनों के बारे में प्रचार प्रसार किया जाता था। गांव का या विलेज का जितना भी हिस्सा था वो इन आंदोलन के बारे में ना तो जानता था और ना ही इन आंदोलन के किसी भी प्रारूप को समझने की क्षमता रखता था, है ना। हाँ, तो ये आंदोलन की सीमित अपील की वजह से ये आंदोलन इतने ज्यादा प्रभावी रूप से नहीं चल पाए और इससे बड़ी संख्या में इन आंदोलनों में लोग पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आंदोलन बेसिकली विलेजेस के अंदर चलने वाला आंदोलन है या फिर देहात के शहर के अंदर चलने वाला आंदोलन है। देहात के क्षेत्रों में ये आंदोलन नहीं चला। और आपको पता है मेजोरिटी हमारी कहाँ बसती है आज शहर में, पहले कहाँ देहातों में बसती थी। मेजोरिटी 70% सारे देहातों में रहती थी, 70% लोग रहते थे। वो तो आज के समय में पूर्ण रूप से रोजगार के ढूंढ ढांड के लोग शहरों में बसने लगे, वरना ज्यादातर लोग गांव या देहात के क्षेत्रों में रहते थे। क्यों? क्योंकि सारी कृषि कहाँ देखने को मिलती है, देहात के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। और मैंने ये भी बताया था 70% जनसंख्या किस पर डिपेंडेंट होती थी, कृषि पे डिपेंडेंट होती थी। तो उसके लिए उन्हें कहाँ रहना पड़ेगा, गाँव में रहना पड़ेगा, है ना। तो इस वजह से ये आंदोलन कहीं ना कहीं इसको विफल भी कह सकते हो आप, क्योंकि ये आंदोलन का क्षेत्र जो था बहुत सीमित था और ये विलेजेस के अंदर आंदोलन नहीं पहुंच पाया, ठीक है। पुनरुत्थानवादी चरित्र इसको कहा जाए तो हाँ ठीक है, पुनरुत्थानवादी मतलब कुछ नेता जो थे पुनरुत्थान की बात करते हैं, रिनंसिएशन की बात करते हैं, मतलब पुरानी सारी कुरीतियों को बदल के नए आंदोलन के तौर पर समाज में नई नीतियों को लाना चाहिए, है ना। वो पुरानी कुरीतियों को बदलने का मतलब क्या है, जैसे महिलाओं को पर्दा करना चाहिए, नहीं, नए समाज के अंदर पर्दा की जरूरत नहीं है। को एजुकेशन, साथ में पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, तो साथ में पढ़ने को भी प्रमोट किया जा रहा है, महिलाओं की शिक्षाओं को लेकर भी प्रमोट किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें इसके अंदर एक पार्ट है, ठीक है। और इसके बाद में अगर एक अंतिम तौर पर हम लोग बात करें तो वो ट्रेंड सेटर है। ट्रेंड सेटर की बात करें या इसको समझने की कोशिश करें तो इस आंदोलन में जुड़ने वाले जो लोग थे या इस आंदोलन का जो प्रारूप है वो कहीं ना कहीं कुछ सीमित समय के लिए ही जाना जाता है ना। अगर हम लोग देखें तो 18वीं शताब्दी में यह आंदोलन या बहुत चला तो 19वीं शताब्दी के अंदर ये आंदोलन थोड़ा बहुत खिंच पाया और 19वीं शताब्दी के बाद में यह आंदोलन कहीं ना कहीं खत्म होना शुरू हो गया। तो सदियां शताब्दियों में भी यह आंदोलन इतने लंबे समय तक नहीं चल पाया। अगर हम इतने सारे आंदोलनों को जो पढ़े हैं उन सारे आंदोलनों को अगर एक सीरीज के तौर पर देखें तो कम से कम 20 से 25 आंदोलन और 20 से 25 आंदोलन का समय काल सिर्फ 1 से 2 सेंचुरी में समेट जाता है ना। वो भी मेजोरिटी सिर्फ और सिर्फ 19वीं शताब्दी के अंदर समेट जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक निगेटिव क्लॉज है इसका कि आंदोलन अगर चलता तो 300 से 400 साल तो चलना चाहिए था अगर इतने बड़े आंदोलन के तौर पर ही हो रहा होता है ना। तो ये आंदोलन समाप्त हो गया इसके ट्रेंड सेटर की वजह से, ठीक है। तो ये देखिए आपका पूरा का पूरा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन के अंदर यही सारी बातें की गई हैं और यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड मैं कितने क्वेश्चन आपको मेंस में दे चुका हूँ लिखने के लिए? 2 दे दिए, 3 दे दिए, 3 क्वेश्चन दे दिए उससे रिलेटेड, है ना। आई थिंक 3 ही दे दिए।
अब एक लास्ट क्वेश्चन और लिख लो इसका बस। उसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरीके से खत्म हो गया, समाप्त हो चुका है। मेंस का एक क्वेश्चन लिख लीजिए बस। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के महत्व की और उसकी सीमाओं की चर्चा कीजिए अब इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंस लिखनी है ना, पूरी की पूरी इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो भी हमने आंदोलन पढ़े, और इंपॉर्टेंस में आप बहुत सारी चीजें मेंशन कर सकते हो, जो भी पूर्ण रूप से आंदोलन के सारी पॉजिटिव चीजें जो भी आपके दिमाग में आ रही हैं। इन आंदोलन से ये सब पॉजिटिव हुआ। उसके बाद इसकी लिमिटेशंस भी लिखनी है, मतलब इसकी सीमाओं को भी लिखना है आपको। लिमिटेशंस या सीमाओं का मतलब क्या हो गया, वो आपको ये लिखना है कि इससे कमियां क्या क्या रह गई इसमें, है ना, वो कमियों को भी उजागर करना है आपको। तो 5 पॉइंट उसके लिखिएगा और 5 पॉइंट इसके लिखिएगा, दोनों बैलेंस हो जाएंगे 5-5 पॉइंट के बाद में। कुछ वर्ड्स का इंट्रोडक्शन और कुछ वर्ड का कंक्लूजन, ठीक है। इसको 150 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। 150 शब्दों में इसको आपको लिखना है, 150 शब्दों में इसको आपको लिखना है, ठीक है। अब फिर से एक बात आप लोग के सामने फिर से बता दें कि हम लोग का मेंस राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है। रेगुलर एक क्वेश्चन दिया जाता है और रेगुलर एक क्वेश्चन जो लोग नहीं लिख रहे हैं उनके लिए एक लिस्ट बन रही है लगातार, और उन लिस्ट के बेसिस पे कुछ बड़े डिसीजन आगे लिए जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग को फिर से अवगत कराया जा रहा है कि अपने आंसर्स तैयार रखें। अभी तक कुल मिला के हमारे इतिहास के कितने क्लास हो गए, 8 क्लास हो गए। 8 क्लास के अंदर मैंने आपको हर दिन एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। पहले दिन नहीं दिया था, बस एक क्वेश्चन नहीं दिया था, 7 क्वेश्चन आपके पास में होंगे। तो 7 क्वेश्चंस जिन्होंने नहीं लिखे हैं वो लोग अपने आंसर्स पूरे करना शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें। और जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो उचित कारण आके अपना कोऑर्डिनेटर साहब को बता दें जाके कि हम इस वजह से अपने आंसर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, वनडे की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे अगर आप क्लास में बैठे, ठीक है। और अगर नहीं लिख रहे हो आप तो आपको एक उचित कारण वहां पे जाके देना पड़ेगा कि हम इसलिए आंसर नहीं लिख रहे हैं। वरना लिस्ट बन रही है और रेगुलर बन रही है और उस लिस्ट के अंदर सबके नाम और उनकी डिटेल्स मेंशन की जा रही है, विद ग्रेड दिया जा रहा है कि किसको क्या क्या मार्क्स या रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, सबके नाम के साथ में लिस्ट एक प्रोवाइड होगी, ठीक है। हाँ, अब जिन्होंने आंसर लिख लिया वो सब सबमिट कर दो, और जिन्होंने नहीं लिखे वो अब कल से लिखना शुरू करके सबमिट कर दो, ठीक है। सभी लोग ये वाली कोई लिखना जरूरी, एकदम बता देंगे, पूछोगे बिल्कुल बताएंगे। हाँ, सब लिख के लो। सबने नाम लिख दिया अपना, तो मेरी कॉपी में जो आज तक है वो भी है। इसमें अभी तक और कोई, मैं हूँ अभी, आप लोग वही है ना ऑफिस में, ले गए, कोई बात नहीं, तो मैं उनसे लेते हैं फिर चेक कर लूँगा। नाम लिखा है और कोई, चलिए आंसर लिखना शुरू कर दीजिए ध्यान से।